मीट का ना ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि एडमिट करना पड़ता है। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन 3 में कुछ खास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या है, आप 2 बार लगाओ, मतलब 2 टाइम्स बाई पार्ट लगाओगे, एक बार मतलब 0.0 आ रहा है तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से करो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से करो। एल हॉपिटल रूल सब लोग जानते हैं ना, डिफरेंशिएशन करना, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग करते जाओ, और 0.0 जब तक आ रहा है तब तक ऐसे ही करो, और जहाँ पे खत्म हो जाए 2 बार कर लोगे तो खत्म हो जाएगा। तो आता है 9 - 1, आई थिंक 8/5 आंसर है, 8/5 ही है ना, ठीक तो है ही सबके पास। यस यस सर। सर। तो 8/5 आ जाएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ईजी है। डिफरेंशिएट अभी मैंने किया था लास्ट टाइम, लास्ट मीटिंग में। सर इसको ना एक और तरीका है सर करने के लिए, जैसे सर हम लोग को बताए थे। बताओ बताओ। सर 1 - cos x में अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो इसका वैल्यू हाफ आ जाएगा। तो 1/2 को बाहर कर देंगे और ये 5x² बन जाएगा। तो इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाने में और आसान हो जाएगा सर ये। मतलब तो एक वन स्टेप और घट जाएगा, यही चीज सर बताए थे क्लास में। अच्छा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 - cos x 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और अपॉन x/2। हम्म उसमें एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और सो 1 - cos x/x²। हम्म। तो एक्स स्क्वायर से एक और बैलेंस कर देंगे तो इसका वैल्यू हाफ आ जाएगा 1/2, और 2 को फिर हम्म बाहर कर देंगे वहां से। एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ऊपर वाले में, न्यूमरेटर में e⁻x - 1 के फॉर्म में ला देना, तो अपॉन एक्स। e⁻x - 1/x, तो हम्म ये सीधा 1 हो जाता है। हम्म। तो अब यहाँ पे अगर e⁻x कॉमन ले लेंगे तो e⁻e⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो नीचे -4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा, ऐसे भी आ रहा है। हाँ ठीक है, मतलब जैसे मतलब तरीके कई सारे हो सकते हैं, बट जब तुम्हें कुछ ना समझ आए तो सीधा सीधा क्या करो, एलॉप्टर लगा लो। और ये उतना मुश्किल वाला भी नहीं है एलॉप्टर में, क्योंकि सिंपल टर्म प्रोडक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट में होता है तो फिर बाई पार्ट लगाना पड़ता है। यहाँ तो सिंगल सिंगल टर्म है तो डिफरेंशिएट करना, 2 बार में 4x 0 हो जाएगा, और यहाँ -cos x साइन होता है, तो आंसर 8/5 आता है। ओके, तो ये ठीक है, ये अभी लास्ट मीटिंग में हमने किया है, तो इसका आंसर 8/5 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये सब 1 to 10 तो इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ओके, इसको कैसे करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो फोर्थ वन। ये तो सर डायरेक्ट हो जाएगा, अच्छा, बाइनोमियल क्या यूज किए हैं। सो थर्ड का एल हॉप्टर लगाएंगे सीधा, मैं लेता हूँ सीधा 8/5 आएगा, तो एल हॉप्टर लगाना हमने किया था अभी। फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन 2n चूज के, ऐसा कुछ है। 2n चूज के एंड 1/4n k फ्रॉम 1 to n, ठीक है, सॉरी k फ्रॉम 0 to n, 0 to n 2n चूज के 1 बाई क्या था, 1/4 रेस्ट टू पावर n, तो होल पावर n, ठीक है। यस, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, n टेंस टू इन्फिनिटी k, देखो 1/4n में k तो है नहीं, तो तुम इसको बाहर भी कर सकते हो, 1/4 की पावर n यू कैन टेक आउटसाइड, या चाहो सर तो। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करता है कि ओके, के का अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ना तो ट्वाइस एन और 1/2। ओके, तो तुम ये करना यस सर, चाहते हो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इससे क्या क्या होगा। करेंगे ना, हम्म। 1/2 को पावर में लिख देंगे 2n, ओके, वन बाई तुम टू टू ऐसा दावर करते टू हो, एन लिमिट n हाँ। टेंस टू इन्फिनिटी समेसन k फ्रॉम 0 to n, 2n चूज के हम्म 1/2 रेज़ टू पावर 2n। हाँ, ये हो गया। और हम ये लोग ये देख रहे हैं कि ये इसके बाद प्लस करके फिर कह सकते हैं कि k फ्रॉम कितना जी n to 2n, ऐसा कर सकते हैं दो पार्ट में बांट के। अच्छा, ये दोनों का मतलब समेसन 1 होता है, हाँ तो इससे हो सकता है। सर इसको हाँ। डायरेक्ट से फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 < k < n, जैसे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर यस सर। बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, टेंस टू नॉर्मल होता है, हम्म। तो वो
इक्वालिटी लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो से लिमिट एंड so you want to write what? X is more than equal to 0, less than equal to n. इक्वल्स हाँ, हाँ where x follows binomial with twice n comma 1/2। so x follows, हाँ, क्या पॉइजन? नहीं, बाइनोमियल सर। अच्छा, बाइनोमियल बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल विथ twice n comma 1/2। 2n कॉमा 1/2। ओके, मैंने बाकी लोगों को समझ आ रहा है ये क्या हुआ है? तो हम लोग यस सर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर जो होता है, जब बाइनोमियल n कॉमा p होता है तो उस केस में एन पी आर है ना, तो लाइक 2n p r 1/2 रेज़ टू पावर r 1/2 रेज़ टू पावर 2n माइनस आर। ऐसे तुम यहाँ भी इसको लिख सकते हो, ये मुश्किल नहीं है ना, इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है। इसको तुम ब्रेक करोगे, 1/2 की पावर 2n है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर r इंटू 1/2 की पावर 2n माइनस आर, तो ये दिख जाएगा इजिली। ओके, तो यहाँ से अब n टेंस डिफिनिटी है तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल नॉर्मल फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ओके, so for n large it will follow normal, so what is mean? n np। एन हो जाएगा। हाँ, तो यस। 2n कॉमा दिस। देखो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 1/2 की पावर 2n है, तो इसको तुम ऐसे लिख लो चाहो तो 1/2 की पावर k इंटू 1/2 की पावर 2n माइनस k। तो इससे क्या तुम्हें समझ आएगा कि एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर, तो आर की जगह के बोल रहा हूँ मैं, एन की जगह यहाँ 2n। सर हाँ, वहाँ पे भी तो कर सकते हैं सर। कहाँ पे? जो k इक्वल टू 0 टू n कर रहे हैं वहाँ पे 2n/2 कर देंगे, तो हम हाफ इधर ले रहे हैं 2n/2 वो तुम, अगर कर हाँ, देते हैं तो। फिर तुम्हें उसका तो करना एक पड़ेगा। पार्ट, हाँ एक पार्ट ये ले रहा है और एक पार्ट, मतलब एक पार्ट का हमको वैल्यू निकालना है और टोटल हमको 1 है, तो अगर एक पार्ट का वैल्यू 1/2 होगा तो दूसरा 1/2 होगा। अच्छा, उससे भी कर सकते हो ऐसे, मतलब जैसे 2n c 0 से लेके 2n c हाँ, n तक का सम वही होगा n जो तक। 2n c n प्लस 1 से यस लेके सर, 2n c 2n तक होगा। हाफ हाफ होता यस है। सर, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, मैंने पिछले बार किया होगा शायद, उसी को यूज़ किया होगा, पता नहीं, यूट्यूब पे देखना वीडियो होगा, तब याद नहीं किस तरीके से किया था, बट इस तरीके से तो नहीं किया था, उस तरीके से किया होगा दूसरा नॉर्मल से भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है तरीका। आसानी से। तरीके कई सारे हो सकते हैं, मेन होता है कि तुम्हारे पास एफिशिएंट वे क्या है, इसमें टाइम कम लगे और आंसर एक्यूरेटली आए। ओके, तो चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास मीन है जो होता है एन पी, तो एन की जगह यहाँ 2n है, पी की जगह हाफ है, तो ये एन हो गया। एंड व्हाट इज दिस वेरिएंस एन पी क्यू, तो क्या आएगा? n/2। n/2 है ना, 2n इंटू हाफ इंटू हाफ। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन √n/2 है, इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ना, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ना। यस सर, स्टैंडर्ड नॉर्मल पे करेंगे तो सीधा 0 पे हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी चलो ठीक है, x माइनस मीन क्या है तुम्हारा n, तो यहाँ भी n माइनस n, और यहाँ क्या होगा 0 माइनस n, चेक करना भाई यस कहीं सर, गलती करो तो। और अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हो स्टैंडर्ड जाएगा। डेविएशन है ये होगा, इज इट करेक्ट? n/2 √n/2। यस सर, हाँ, अब क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? ऊपर बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ तो ये तो तुम्हारा कैपिटल जेड हो गया, ठीक है। इधर हो अंडर गया रूट टू तुम्हारा एन हो जीरो, जाएगा। इधर जीरो हो गया ना, हम्म और इधर क्या हम्म आएगा? माइनस अंडर रूट टू एन। सो माइनस माइनस अंडर रूट रूट टू इधर आ गया, और √n से √n कट गया एन, तो √2n हो गया। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ, तो सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 हुआ 1/2। सो मतलब प्रोबेबिलिटी ये फाइनली ये हो गया z लेस देन 0 या इक्वल टू 0 तुम बोल सकते हो, क्योंकि n टेंस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी मतलब पूरा हो गई, तो ऑब्वियस हो गया, तो लेस देन 0। और z लेस देन 0 क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में? 1/2। ये z जो है नॉर्मल 0 1 है, तो इसका है ना मीन 0 होता है, तो ये इधर हाफ प्रोबेबिलिटी और इधर हाफ प्रोबेबिलिटी है, सो ये हाफ आ गया। इज इट फाइन? ओके, तो ये थोड़ा यस सर। ईजियर वे में हो गया। बाकी हम बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, तो पहले जो मैंने सॉल्व किया होगा उसमें मैंने दूसरा तरीका से किया होगा, ठीक है। उतने मैंने भी याद नहीं है, लेकिन ये जी डायरेक्ट दिख रहा है ना सर बाइनोमियल का फॉर्म, तो हम इसलिए डायरेक्ट इसी ऐसे सोच सकते थे कि 2n/2 कर दे रहे हैं तो हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट वो इधर, तो हो जाएगा 1/2। ओके, हाँ ये भी अच्छा, सम टोटल 1 होता है, ओके बाइनोमियल हाँ, में।
हाँ तो ये आधा टर्म तो है। k फ्रॉम 0 to 2n/2 मतलब कि जितना भी n होगा उसका हाफ, तो मैं ये एक समझा। पार्ट इधर हो गया। हाँ सो ठीक है, हाँ मैं समझा जो तुम कहना चाह रहे हो कि जैसे क्या होता है, अगर तुम एक्सपैंड करोगे इसको, किसको, हाफ प्लस हाफ की पावर 2n को, तो ये तुम्हारा होगा यस सर। समेसन 2n चूज के, लेकिन वहाँ k हम्म 0 to 2n होता है ना, हाफ की पावर हम्म k और हाफ की पावर 2n माइनस के। तो ये तो 2n कुछ माइनस और k। नहीं, ये इसको तो ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2n, जो कि आ जाएगा यस सर। 1/4 की पावर n। अब बस यहाँ बचा ये k की वैल्यू कॉम्बिनेशन 0 वाला से पार्ट। 2n है, होता क्या है, हम्म ये वाली चीज़ जो है सिमेट्रिक होती है। ये टू डबल एन हो गया। के इजु 2n/c होता है 2n/c 2n-k, k तो कर 0 सकते हैं to ना। n कर दोगे 2n/c, मैंने 2 टाइम कर दिया इसको। कैसे 2 टाइम हम्म कर दिया, क्योंकि जीरो से सिमेट्रिक होता है ना, 2n/c0 सेम हम्म होगा 2n/c 2n के, 2n/c1 हाँ सेम होगा 2n/c 2n-1 के। ओके, यस तो सर। सिमेट्रिक है तो ये मैंने डबल कर दिया और ये हाफ टर्म ले लिया। हाफ टर्म कैसे, 2n/c0 से लेके हम्म 2n/cn तक। ओके, और इधर तो 1 हो गया ये, तो ये n 1/2 आ हम्म गया। मतलब ऐसे तुम सोच सकते हो, n कुछ भी हो, k यस सर। फ्रॉम 0 to n 1/4 की पावर n। ओके, तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। ये इंटू में है टर्म यहाँ भी ना, तो वही चीज़ है। ओके, तो हाफ आ गया बाकी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, किसी को डाउट हो या कोई बेटर तरीका हो तो बताना। फोर्थ हो गया, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है सर? ओह एक मिनट, तो मैं चेक करता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। मैंने ऐसे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ता है, शायद मैंने लगाया, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी, शायद हाँ। हाँ चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। दिस इज गोइंग, यहाँ अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसमें जूम की तरह रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पे। इसमें भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है तो होता है यूनिवर्सिटी। तो लेट एक्सन बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ PDF दिस। सो fx तुम्हारा यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, और बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ द लिमिट। ओके, तो समेसन ln xi I फ्रॉम 1 to n - 1 by n दिस इज लेस देन इक्वल, दिस इज व्हाट। ओके, तो इसमें क्या यूज करोगे, हमें -ln xi के बारे में पता है, एक्सपोनेंशियल 1 होता है ना, यस सर। और ये -2। एक्सपोनेंशियल। डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट CLT यूज कर लेंगे तुम तो। या ट्वाइस वाइस यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। एक मिनट मैं इसको इधर लिखता हूँ। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी -1/n समेसन ln xi I फ्रॉम 1 to n दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1/√n, शायद ऐसा कुछ है। हाँ, 1 + 1/√n, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है I फ्रॉम 1 to n है। ओके, और बाहर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और x हमारा यूनिफॉर्म 0 1 है। हाँ, तो क्या करूँ मैं अब, यहाँ पे मैं वैसे भी chi² 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, और ये डायरेक्ट गामा हो जाएगा सर, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म तो log x फॉलोज एक्सपोनेंशियल 1, और एक्स एक्स वाई फॉलोज एक्सपोनेंशियल 1, देन समेशन ऑफ वाई फॉलोज गामा n1। तो गामा से भी कर सकते हो, या मैंने जैसे पहले किया था, तो मुझे इसको कन्वर्ट किया था। देखो ये ऐसा है, तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि -ln x जो होगा एक्सपोनेंशियल 1 होगा, या -2ln x जो होगा वो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1/2 जो कि chi² 2 होगा। तो मैंने का इसको स्क्वायर 2। यूज़ किया था। यस। मैं पहले सॉल्व एक बार यूट्यूब पे किए हुए हैं वीडियोस, तो उसमें ऐसे किए होंगे। -2ln x जो है chi² 2 है, तो मैंने इसको यूज़ किया हुआ है।
तो मुझे उसके लिए -2 यहाँ बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ सिंप्लीफाई। तो मैं क्या करता हूँ, -2 समेसन एल एन एक्स आई को लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने एन को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो एन प्लस रूट एन हो जाएगा यहाँ पे। मैंने क्या किया, पहले दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देख, चेक कर लो, मैंने यस। मैंने ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2n से मल्टीप्लाई किया, ये समझ लो, बोथ साइड। सो 2n, यस। ठीक है, एंड दिस। ओके, अब मैं क्या बोलूँगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बस मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि व्हाट इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देख लो यहाँ पे -2 ln x जो है, -2 ln x है, काई स्क्वायर 2 होता है, तो यूनिफॉर्म 0 1 के लिए। तो ये जो समेसन, मतलब 2 को तुम अंदर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 उसका समेसन है। तो कितने बार समेसन है, n टाइम। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये जो रैंडम वेरिएबल है, इसको मैं अगर कुछ नया नाम दे दूँ, y मान लो, सो y इज काई स्क्वायर 2n, ठीक है। तो काई स्क्वायर 2n का मीन कितना होता है, 2n। 2n। तो यहाँ भी मुझे 2n घटाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, 2n प्लस, तो एक मिनट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये 2n प्लस 2 रूट एन है, 2n प्लस 2 रूट एन। मैंने क्या किया है, बोथ साइड इस अंदर इनसाइड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 2n, और फिर मुझे y मैंने नाम दे दिया इस चीज़ को, इसका नाम y रख दिया। तो ये काई स्क्वायर 2n है, दिस साइड डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n। अब इसका मीन घटा रहा हूँ मैं, तो 2n प्लस 2 रूट एन माइनस 2n, ठीक है, इसमें से घटा दिया, अपॉन, अब इसका वेरिएंस क्या होता है काई स्क्वायर 2n का, 4n। तो 4n का यहाँ रूट लेना पड़ेगा, 4n का रूट, तो यहाँ 2 भी रूट n। 4n का रूट लेना पड़ेगा। सबको क्लियर समझ आ रहा है। तो काई स्क्वायर 2n का मीन है 2n और वेरिएंस है 4n, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, ठीक है, मतलब मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये z हो गया लेफ्ट साइड वाला, लेस देन इक्वल टू, यहाँ 2n कैंसिल, 2 रूट एन, और नीचे यहाँ क्या है 2 रूट एन, तो क्या ये 1 आ गया, यस सर। सो ये आ गया तुम्हारा 5 1, 5 1। ठीक है, एन टेंस इन्फिनिटी है, तो उसको यूज़ करके, मतलब ये लिमिट यहाँ लिखने की अब जरूरत नहीं है, तो तुमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ हो गया एक्चुअली, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल कैसे हुआ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। तो सर जी, सर थोड़ा गामा से भी बता दीजिए ना, इसमें को थोड़ा सा ट्रबल हो रहा था बनाते टाइम। तो गामा से भी बता दीजिए ना, वो रिलेशन एक बार हमको क्लियर करना है थोड़ा सा। उसमें मीन n हो जाएगा। अच्छा तुम गाँव में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक्चुअली गाँव में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सर गामा के ये फॉर्म हमको पे। भी हो रहा था सर, इसीलिए हम नहीं बना पाए मतलब। और काय स्क्वायर से मेरा आ ही नहीं रहा था, हम फॉर्मूला उल्टा लगा रहे थे। मतलब सर बस हम कन्वर्जन खाली बता दीजिए ना, हम बना लेंगे गामा से भी एक बार, दोनों मेथड से जान जान लेंगे एक बार। ये बता ही रहा है, बताओ भाई, क्या बोल रहे थे यहाँ पे, यस चलो, सर। एक्स है यूनिफॉर्म 0 1, हाँ क्या लिखूँ आगे, तो log x फॉलो कर लेगा एक्सपोनेंशियल 1। माइनस लॉग एक्स, हाँ, हाँ 1 log। एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है, आगे, अब इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेरिएट का अगर सम होता है वो गामा फॉलो करता है, चलो गामा 1n। एक्स आई में ले लेता हूँ, तो ये बोल रहा हूँ माइनस समेसन लॉग एक्स आई, ठीक है, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा, 1n। एक मिनट, तो गामा 1 n। अच्छा यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ये कौन सा वाला गामा है, इसका पीडीएफ तुम क्या यूज़ करते हो, एज एज इक्वल टू 1 होगा, मतलब कांस्टेंट पार्ट 1 होगा। मतलब गामा अल्फा बीटा का पीडीएफ तुम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हो, गामा मान लो अल्फा बीटा है, क्या अच्छा वो पीडीएफ क्या है ए तुम्हारा इसका? टू द पावर लेमडा बाई गामा लेमडा ई टू द पावर माइनस एस एक्स एस टू द पावर लेमडा माइनस 1। अच्छा मैं समझा, वो 1 वाला अपॉन गामा, एक मिनट, अल्फा, लेमडा। यही ना, बीटा ऊपर तुम रहेगा वो। ऊपर बीटा अल्फा यूज़ करते हो, हाँ हाँ, ये और वाला। ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स, और एक्स रेस टू पावर अल्फा -1, यही वाला ना, यस सर। ओके ठीक है, तो ये वाला गामा तुम यूज़ कर रहे हो, ओके आगे। तो इसका मीन क्या होता है, अब तो हमारे पास यही था लेफ्ट में, अब इसका इसका मीन होता है, जैसे हम अगर लेमडा ए के फॉर्म में बात करते हैं, लेमडा बाई ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा n/1। जैसे n/1 और n/1 स्क्वायर तो इसको बात मैं एक ही अभी है। अभी यहाँ पे मैं इसको W बोल देता हूँ, तो ई ऑफ W वर्ड क्या होगा, n। तो यहाँ तुम्हारा आ गया n, ओके, और वेरिएंस जो होगा, है, वो हो जाएगा n। हाँ, यस सर। अब आगे चलेंगे, अब दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस माइनस वो फॉर्म में आ जाएगा w के फॉर्म में।
क्वेश्चन में, जो मेन क्वेश्चन है हाँ n से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी। दोनों तरफ तो ये इससे हो गया। हाँ तो हाँ, इससे कर लो, अब क्या इसके दिक्कत फॉर्म में आ जाएगा। है। अब उसके बाद सीधा हम n माइनस करेंगे और अंडर रूट n से डिवाइड करेंगे। ओके चलो, अभी बोल रहा है तो उस तरह से करके बात बराबर ही है, तुम्हें जैसे भी समझ आ रहा है। तो देखो, तो ये था कि -1/n समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू 1+1/√n, ये क्वेश्चन है। यस सर। तो अब क्या है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, n से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस समेसन एक्स आई इज लेस देन लॉग इक्वल टू, हाँ सॉरी लॉग में लॉग मिस एक्स कर आई गया। तो ये है log एक्स आई और यहाँ भी है log एक्स आई माइनस समेसन log एक्स आई, तो ये n प्लस एन बाई रूट एन, तो n प्लस रूट रूट एन n आ हो गया। जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी, इसको मैं नया नाम देता हूँ W। तो W का डब्लू मीन क्या है, n है, n और स्टैंडर्ड और डेविएशन अंडर रूट एन, अंडर तो रूट वही बात है, n प्लस n रूट प्लस एन, रूट। तो माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम बात आएगा, मेथड कुछ यस भी हो। लिमिट यस यहाँ सर। लेके चलो इंटेंसिटी, लिमिट इंटेंसिटी। सो अब ये लिमिट यूज कर लिए तो ये हो गया कैपिटल Z जेड लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये कैंसिल, 1 बाद में ये कैंसिल, तो ये आ गया 5 1। दोनों सर। यस सर। ओके, तो इसका आंसर है 5 1 बी। 6 पे आओ। सो 6 इज एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, एक्स बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, रो इज द को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंडम वेरिएबल x and y, so what is 48 rho square? Okay, so rho is the correlation coefficient between x and y. So x we have uniform 0 1, ठीक है जी, एंड y जो है वो है एक्स स्क्वायर, y जो है वो है एक्स स्क्वायर, और रो जो है को रिलेशन कोएफिशिएंट है बिटवीन एक्स वाई के। कोई बताओ मुझे फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर को रिलेशन कोएफिशिएंट? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई। ओके, अब क्या है, इसी को मैं अगर कंटिन्यू करूं तो क्या होगा, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई अपॉन वेरिएंस, तुम लोग जानते हो एक्स का तो डायरेक्टली बता दोगे, वाई का मेन है, एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है ना। सो यस सर। इसका मीन जो होगा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, यस सर 1/2 होगा। और वेरिएंस ऑफ एक्स बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाई 12। 1/12। यस हाँ, सर। तो ये तो इजी हो गया। वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा क्या, नहीं सर, जरूरत नहीं है इसमें ना। डायरेक्ट वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ से इसका तो चलो पहले वाले टर्म का तो काम हो गया, वेरिएंस एक्स इज 1/12, तो चाहो तो पुट कर लो √1/12, या बाद में पुट करना है तो भी चलेगा, है ना। और ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से मैं √12 अभी बाहर दे लेता हूँ क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। अब ई ऑफ वाई को रख दो एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस ई एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में रूट अंडर वेरिएंस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज फॉर्मूला वेरिएंस वाई, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब ई ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। है ना, मतलब एक्स स्क्वायर एक्चुअली वाई था, तो ये वाई है हमारा, तो ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो तुम्हें यहाँ से जरूरत पड़ेगी ई एक्स निकालने की, ई एक्स स्क्वायर निकालने की, ई एक्स क्यूब निकालने की, और ई एक्स 4 निकालने की। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, मतलब हमारे पास पीडीएफ पता है एक्स का, एफ एक्स है 1 जब एक्स है 0 से 1 के बीच में, तो ई एक्स तो हमें पहले से पता है 1/2। ई एक्स स्क्वायर क्या होगा जी, वेरिएंस पता है तो उससे निकाल सकते हो, या आप इंटीग्रेट कर लो, इट्स योर चॉइस। ई एक्स क्यूब निकालो जी,
और ex4 निकालो, फाइंड करो इसको, इंटीग्रेशन से फाइंड करो। 1/3, 1/4, 1/5। ये सिंपल डेफिनेशन यूज करना है, तो ये कौन सा डेफिनेशन यूज करोगे? हमें ई ऑफ, अगर कोई एफ एक्स फाइंड करना होता है या ई ऑफ कुछ भी फाइंड करना है, लाइक ई ऑफ सम जी एक्स फाइंड करना है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू इसका पी डी एफ डी एक्स, है ना। तो यहाँ तो पी डी एफ 1 है, एफ एक्स 1 हो जाएगा ये, और 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो रख के, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं, तो ओके सो दिस, बस ये कैलकुलेटिव है लेकिन ईजी है। सर हाँ ऊपर वाला डायरेक्ट 1/12 हो जाएगा ओके, कैलकुलेट करके। अच्छा देख लेते हैं। ई एक्स हमारा 1/2 है, ई एक्स स्क्वायर 1/3 है, और यहाँ ई एक्स 4 1/5 है, माइनस स्क्वायर का स्क्वायर है तो 1/9, और इसका है रूट। वैसे कैलकुलेशन है। एक्चुअली हाँ क्या क्या कीजिए ना सर कि जो अंडर 12 रखे हैं ना उसको भी अंदर ला दीजिए, इससे ओके, कैलकुलेशन में सिंपल। अच्छा देखते हैं भी क्या होता है। तो ऊपर आ गया 1/4 माइनस 1/6, 6 माइनस 4 2/24, और डिनोमिनेटर में 9 में से 5 के 4, 9 पे से 45। 4/45। हाँ इस तरह से आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से आ गया 12 भी अंदर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा कुछ। रूट में, अच्छा जो गया 2/24, और यहाँ से रूट में ही लिख देता हूँ, चलो 12 इंटू 45/4। 4 3 जा 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3 रूट अंडर रूट 15। हाँ अब ये हो जाएगा आपको, ये कैंसिल हो जाएगा। रूट 15/4 मिला, 15/4 तो रो स्क्वायर हो जाएगा 15/16। सो ये रूट 15/4 है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड था, बस कैलकुलेशन था। सो रो स्क्वायर इज यस 15/16, तो इंटू 48। 16 रो स्क्वायर इज 15, यही ना। तो 48 चाहिए तो यस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो तो कुछ डायरेक्ट सर 3 से, 15/16 इंटू 48 करिए। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, वो भी सही। 3 से तो कितना हो गया 45। यस सर 45 आंसर। सो मुझे 48 रो स्क्वायर चाहिए था। तो सिंपल हमारे यस पास, सर मैंने क्या किया, रो का मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला से स्टार्ट किए, और हमें एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाला, क्योंकि बस जहाँ जहाँ वाई आया वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ मीन और वेरिएंस का बस कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सो मीन एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स 4 फाइंड करके पुट कर दिया, बस कैलकुलेशन था। ठीक है जी, तो ये भी सब लोगों ने कर लिए होंगे। सर इसका तो कोई स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं फॉलो करता है ना? सर डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल सकते हैं ना, अगर ट्राई करें तो। मतलब हम तो वैसे कर लिए, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं कि कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ तो वैसे निकाल ओके सकते सर। हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई आएगा ओके स्टैंडर्ड नाम शायद है क्या, यूनिफॉर्म के स्क्वायर का कोई नाम है? नहीं नहीं है। सर नहीं, है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। मतलब अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है तो x रेज टू n पावर बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन 1/n, 1 होता है। ओके तो मतलब तुम्हारा ये कहना है कि एक्स स्क्वायर जो आएगा, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें कि हमारा x यूनिफॉर्म 0 1 है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा क्या होगा? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड ओके 1/2, 1। बीटा ऑफ फर्स्ट काइंड 1/2, 1। तो इसका पीडीएफ भी बताओ फिर, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y, क्या होगा? 1 बीटा। मतलब इसमें बीटा को तुम क्या 1/2 रखो? चलो पहले लिख देता हूँ मैं, हाँ 1/बीटा। 1/2 1। आगे नहीं मतलब पूरा वो बताओ, सिंप्लीफाई करके क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पीडीएफ क्या है y का? अच्छा नोटबुक का सिंप्लीफाई करो, हाँ सिंप्लीफाई करके बताओ। एक्चुअली इधर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ अच्छा वेरिएंस ही निकालना है ना, तो तो बताओ मीन ऑफ y क्या आएगा यहाँ से, व्हाट इज थीटा वेरिएंस 1 का ऑफ मीन y? होता है m/m+n, तो ये 1/2 बाई 3/2, तो 1/2 1/3 आएगा। 1/3 सर। वेरिएंस क्या आएगा? वेरिएंस आएगा mn/m+n का होल स्क्वायर m+n+1। 4/45। 4/45। तो ये भी तुम चाहो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि वेरिएंस y की जरूरत है, ई की जरूरत है, सो यू कैन यूज दैट। यस सर ये प्रॉपर्टी नहीं पता था हमको सर। नहीं वो थोड़ा याद रखने का है, वो याद मुझे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं है, थोड़ा डिराइव कर सकते हैं अगर, लेकिन एग्जाम में तुम्हें जितना याद, थोड़ा टाइम तुम्हारा बचा सकता है, वो चीज़ है, वो है।
वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तो। ओके ठीक है, तो हो गया। अब 7th पे आते हैं। एम 3x3 का मैट्रिक्स है और 3 हमारे पास कॉलम वेक्टर पता है जो कि आइगन वेक्टर है एम का, करस्पॉन्डिंग टू 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ एम। अल्फा एक रियल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ओके, तो हमारे पास 3 आइगन वेक्टर दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग टू 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो प्रॉपर्टी क्या पता है तुम लोगों को? 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होता है तो जो मैट्रिक्स है ना, अच्छा एक प्रॉपर्टी एक्चुअली है, तुम लोग बताओ कैसे किया इसको, एक थ्योरम है ऐसे। सर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता वो, इंडिपेंडेंट होगी सर। हाँ क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो वो रैंक 3 होगा उसका। तो रैंक 3 आएगी, जो जो हमारा वो मैट्रिक्स बन रहा है वो रैंक 3 आएगी। तो इस तरीके से वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। सो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो तुम्हारा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा क्योंकि रैंक 3 आएगा जब 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल यहाँ ये है, मतलब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के आइगन वेक्टर्स हैं, तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट तुम फाइंड करो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, तो उससे आंसर आ जाएगा अल्फा क्या नहीं होगा। तो आई थिंक ये 7th क्वेश्चन है। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ। तो this determinant will not be zero because of these 3 vectors are linearly independent. Okay, so 1 2 3 1 1 1 0, so 1 2 3 1 1 1 0 minus 1 alpha, I think 0 minus 1 alpha। अब इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लो, क्या आता है? वन इंटू फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहा हूँ मैं, तो अल्फा प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 3, चेक करना जी, इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा डज नॉट इक्वल टू 2 तो यहाँ से आएगा 2 अल्फा प्लस 3, हाँ तो यहाँ से अल्फा प्लस 1 माइनस 2 अल्फा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यस सर, तो अल्फा डज अल्फा इज नॉट नॉट इक्वल टू इक्वल माइनस 2। तो इस तरीके से एक्चुअली डायगोनलाइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट एक होता है, तो वहाँ क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स का 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, और डायगोनलाइजेबल होने से क्या फर्क यस पड़ता है? सर। पी इनवर्स ए पी, ए मैट्रिक्स है तो ये डी होता है, और ये पी कुछ और नहीं है, ये जो आइगन वेक्टर है उसी का, मतलब जो तुम जानते हो आइगन ना आइगन वेक्टर का वैल्यू ही आइगन वेक्टर निकालना, सो मैट्रिक्स आइगन है। वेक्टर एज ए कॉलम ले लोगे तो ये पी मैट्रिक्स वो होता है, और डी यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल पे क्या होगा? आइगन वैल्यूज होंगे उसके, लाइक लैम्डा पी 1 हमेशा नॉन लैम्डा 2। सिंगुलर होना चाहिए। हाँ, तो पी जो है हमेशा ये जो होगा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब पी इन्वर्टिबल होता है, तो यस इन्वर्टिबल सर। होता है। तो इस केस में तो ये मैट्रिक्स डायगोनल, एक थ्योरम है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो वो डायगोनलाइजेबल होता है। ये डायगोनलाइजेबल जैम के सिलेबस में नहीं है, ये एमएससी में जाकर पढ़ोगे, लेकिन इसका थोड़ा बहुत यूज तुम्हें इसमें हो जाता है जब तुम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हो, तो उस केस में। ओके, तो यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट था कि जब तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये जो पी मैट्रिक्स है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन उसके होगा ये नॉन सिंगुलर होगा, ये पी का ही डिटर्मिनेंट हमने नॉन जीरो किया है। ठीक है, तो ये थ्योरम है कि अगर डायगोनल है तो ऐसा होता है, पी इनवर्स ए पी इज जी। ए तो गिवन मैट्रिक्स होता है जिसका आइगन वेक्टर तुम्हें गिवन है, और पी इस तरह का एक मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर होगा। सो सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो है ना, ये सब एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब ऐसा नया क्वेश्चन कभी तुम्हें मिलेगा, तुम्हें पता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तुम्हारा, और 2-3 बार कर लोगे तो भूलोगे ही नहीं ये चीज़ है, वैसे भूल सकते हो एक बार करोगे तो। ओके, 8th पे आते हैं, तो आंसर यहाँ -2 हो गया। जैम के की से हम मैच कर सकते हैं तुम लोग चाहो तो, 7th का -2, 7th का सी है ना, ये की है। ओके, 8th पे आते हैं। इन द सीरीज समेशन ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। ओके ठीक है, मतलब एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट।
तो ऐसा थ्योरम है, तो बट अपोजिट नहीं होता है। तो इसने बोला कि जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डाइवर्जेस? ओके, तो देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन 8 है। दिस सीरीज ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होगा दिस विल कन्वर्ज, दिस इज कन्वर्जेंट। ये डेफिनेशन है जी। डेफिनेशन क्या है? यही है ना कि कोई सीरीज अगर यस सर। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है तो इसका मॉड लोगे तो कन्वर्जेंट होगा। कुछ एग्जांपल बताओ मुझे जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस सीरीज है। जैसे समेसन 1/n², ये तो ऑब्वियसली है, लेकिन मेनली फ़ायदा होता है जब ये ले लेते हैं समेसन -1/n दिस। ये सब एब्सोल्युटली है, ये नहीं है, ये है। यस ठीक है ना, क्योंकि इसका ये है मॉड ये। लोगे तो इसका जब मॉड लोगे तुम तो ये समेसन वो आ जाएगा 1/n, जो कि डाइवर्जेंट होता है। 1/n। हम्म, यस सर। तो अब इस तरह के एग्जाम्पल तुम बनाओ तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब क्वेश्चन ये बोला है कि दिस इज कन्वर्जेंट है एब्सोल्युटली। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डाइवर्जेस, कौन सा डाइवर्स करेगी? सर इसमें एग्जांपल ले सकते हैं सर। हाँ, गलत दिखाना तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए कोई एक ऑप्शन गलत हो गया तो वही करेक्ट ऑप्शन, फिर तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रूफ नहीं करना होता है। सर यहाँ पे सर क्योंकि एन आपका कुछ एन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, तो सर पॉजिटिव तो हम हमेशा चेक करते हैं। हम यहाँ पे हम नेगेटिव नेगेटिव एग्जांपल लिए हैं सर। मतलब यहाँ पे हम एन को कंसिडर किए -2⁻⁻n, कोई और बात जब नहीं। इसको लिए तो इसमें से ए बी सी कट गया, डी डाइवर्जेंट हो गया। अच्छा, एन तुम क्या लिए? -2 -2 -n। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो यस 1/-2 मतलब ये हो गया -1 इंटू 2 चलो ये तुम्हारा है। यस। तो और सर ये कंडीशन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी है, और ए बी सी इसमें कट रहा है। ज्योमेट्रिक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सही बात है। तुम जब समेसन मॉड ए एन ले लोगे तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ये एन है तुम्हारा 1/2n, और ये कन्वर्जेंट है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना। एन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी लोगे, सम शायद हाफ आता है या यस कुछ 1 आता है, सो 1 आएगा। 1 दिस इज आएगा। कन्वर्जेंट, हाँ। सो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, कन्वर्जेंट है। तो एक एग्जांपल हमारे पास ये मिला। ओके, तुम ये कहना चाह रहे हो। अब इसको ऑप्शन से पुट करके देखो किसके लिए ये गलत हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डाइवर्जेंस। ओके, तो एक एग्जांपल काफ़ी है गलत प्रूव करने। कोई एक एग्जांपल उठाओ, चारों में पुट करके देखो, अगर कोई गलत हो गया तो हो जाएगा। देखो कुछ इंट्यूशन भी है, तुम अगर ऐसे देखो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो थोड़ा इंट्यूशन से भी आंसर समझ आ जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम पुट करें तो? सो ऑप्शन डी आ रहा है सर, डाइवर्जेंट। तुम्हारा इसको तुम दो पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हो चाहो तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, समेसन 1/ln² प्लस समेसन, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ डी ऑप्शन। अगर तुम देखो यहाँ से क्या है, ये मॉड A2n है, ऑलरेडी n है, मॉड n एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट होगा ही। मतलब ये क्या है, n को 2n कर दिया ना, तो n 1 से इन्फिनिटी है, तो क्या टर्म आएगा लाइक मतलब जीरो से, मैंने जीरो से लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट किया, कभी जीरो से वो कभी जो 1। माइनस में था वो प्लस हो जाएगा और बाकी सारा सेम हो जाएगा। हाँ, तो ये भी कन्वर्जेंट ही होगा क्योंकि ये कन्वर्जेंट है ना। मैंने बताया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉड an, इसका मॉड तुम लगा लोगे तो भी कन्वर्जेंट है। तो ये उसी रिजल्ट से a तो कन्वर्जेंट हो गया डायरेक्टली। यहाँ इसे an प्लस n/2 ले रहा है एवरेज, ये भी होगा। यहाँ क्यूब लगा दिया तो और ज़्यादा कन्वर्जेंट होगा क्योंकि टर्म को तुमने और छोटा कर दिया। मतलब an को और छोटा, क्यूब लेने पे क्या होता है, क्योंकि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है तुम्हें पता है कि जब an टेंस टू 0, तुमने ये पढ़ा होगा ना कि जैसे क्या होता है, यस इफ सर। समेसन an कन्वर्जेस या कन्वर्जेंट है अगर, तो इस केस में an की जो लिमिट होगी वो 0 होगी। ये वन वे है, फिर से बता रहा हूँ, वन वे है, मतलब ये तुम राइट से लेफ्ट यस में नहीं सर। आ सकते, सिर्फ लेफ्ट से राइट में जा हम्म। सकते हो। अगर कन्वर्जेंट है तुम गारंटी दे पाओगे an 0 पे जाएगी, अदरवाइज अगर 0 पे जा रही है कोई जरूरी नहीं कन्वर्जेंट है।
तो ये सिर्फ वन वे लेकिन रिजल्ट। इसका उल्टा वाला जो है an अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हाँ, तो दोनों तरफ से तो मतलब उसको कंट्रा टू साइड पॉजिटिव से। स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैंने बताया था कि P इम्प्लाइज Q वही बात कहता है जो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P कहता है, सेम बात है। दीज आर सेम स्टेटमेंट, दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ ये पहला वाला P है और दूसरा वाला Q है, तो तुम अगर नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P लिख दोगे तो यही बात कहेगा कि AN अगर 0 पे नहीं जा रही है तो तुम्हारी ये जो सीरीज है दे कन्वर्जन नहीं करेगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये दोनों सेम बात कह रही है, एक ही बात है। अब इसका तुम कंट्रा पॉजिटिव ले लो तो वही आ जाएगा ऊपर वाला। ओके, तो हाँ हम यहाँ पे हैं क्वेश्चन पे। तो इस एग्जाम मेन इसमें क्वेश्चन, सर एग्जाम्पल लेने के अलावा भी कोई तरीका है जिससे हो जाए? देखो मुझे तो ऐसे ही देख के समझ आ गया कि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन, तो क्योंकि मैं कोई भी ऐसा सीक्वेंस कंसीडर करूंगा तो समेसन एन कन्वर्जेंट है, तो समय एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो समेसन मॉड एन भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ही होगा, डेफिनेशन है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का। और उसी से ए तो ऐसे ही कन्वर्जेंट हो गया, तुम कोई भी एग्जाम्पल हो ए हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा, सी हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा क्योंकि पावर तुम 3 लगा रहे हो। तो ए एन जीरो पर तो जा ही रही है, क्यों जीरो पर जा रही है? क्योंकि ए एन कन्वर्जेंट थी, और ए एन क्यूब है तो वो भी जीरो पर जाएगी। तो वो सम उसका सम जो होगा एक्चुअली वो तुम्हारा और कम आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ समेसन एन का सम ज़्यादा होगा, समेसन एन क्यू का सम और कम होगा, क्योंकि तुमने वो जीरो पे जा रही है टर्म, तो इस तरह से कुछ। तो ये भी कन्वर्जेंट होगी ए सी। और बी में क्या किया उसने? एवरेज ले लिया है कंजिक्यूटिव टर्म्स का, है ना। ए एन और ए एन प्लस वन कंजिक्यूटिव टर्म का एवरेज है, फर्स्ट सेकेंड का एवरेज है, सेकेंड थर्ड का एवरेज है, उसने एवरेज हाँ, ले जब लिया है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो n टर्म अगर l पे जा रही है तो n+1 में टर्म भी l पे जाएगी। तो यहाँ से तुम्हारा वो तुम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सको। इसको देखने का तरीका है कि क्या करो, इसको दो पार्ट में, बी ऑप्शन में बता देता हूँ। देखो बी ऑप्शन, ए तो मुझे ऐसे ही दिख गया है क्योंकि ए गिवन ही है, जो लाइन लिखी है गिवन में वही बात है। एन को 2n कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सब सीक्वेंस टाइप का हो गया भाई, तो सब सीक्वेंस छोटा होता है। A2n एक सब सीक्वेंस है एन का, पता है ना तुम लोगों को। जैसे एन को खोलोगे तो क्या होगा, अगर इस समेशन को जो गिवन है उसको खोलोगे, सो अगर जो मैं अभी ए पे बात करता हूँ, तो हमारा जो समेसन एन है इसको खोलोगे तो आएगा A1 A2 A3 ए इन्फिनिटी तक। अच्छा, A2n को खोलोगे तो क्या होगा, n1 से इन्फिनिटी इसने दिया है, तो खोलोगे तो क्या पहला टर्म क्या होगा, 2n A2 A4 A6 A8। अब बताओ इन दोनों में कौन सा टर्म ज्यादा होगा, विच वन इज लार्जर? ऊपर एन से हाँ, अगर मैं मॉड की बात कर लेता हूँ, ठीक है, मॉड ले लो, तो मॉड लेके हम और श्योरली बोल पाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव बना देते तो अब हम गारंटीली बोल पाएंगे, वैसे थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो देखो ऊपर वाला का सम ज़्यादा होगा, ऊपर वाला ज़्यादा टर्म है, सारे पॉजिटिव मैंने बना दिया अब। तो जब ये फाइनाइट है तो उससे छोटा तो फाइनाइट ही होगा ना, एक बड़ा नंबर है वो फाइनाइट है, तो उससे छोटा नंबर इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? तो वही बात है, इसीलिए ये भी कन्वर्जेंट हो गया। तो हमें गिवन था कि समेसन मॉड एन जो है फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब कन्वर्जेंट है, तो इसीलिए समेसन मॉड ए टू एन भी फाइनाइट होगा, क्योंकि ए टू एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो सीरीज की जो सम आएगी ए टू एन वाली वो कम आएगी ए एन से, ए एन के सीरीज से, उसकी वो फाइनाइट दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसलिए ये फाइनाइट तो होगी ही। तो ये कन्वर्जेंट पक्का होगा, चाहे एग्जाम्पल कुछ भी ले लें। बी पॉइंट पे आएंगे तो बी एवरेज है, तो बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी मतलब जैसे तुम्हारे पास फिर से सम वही है, A1 प्लस A2 इस तरह से AN है। अब उसने क्या किया है, मतलब समेसन AI या AN एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ले जाओ। अब उसने एवरेज ले लिया टर्म्स का, सो ये जो है AN+1 अपॉन 2। अब इसको क्या करो तुम, दो पार्ट में ब्रेक कर दो, मतलब हाफ को बाहर निकाल दो, समेसन AN, हाफ को बाहर निकाल दो, समेसन AN, मतलब बिना एग्जाम्पल के भी आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने तुम्हें बोला है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, बोला है ना, और फिर से यहाँ n+1 है, और ये क्वेश्चन में ही ये भी बोला है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। दोनों के बारे में देखो, इंडेक्स चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ n है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। एक मिनट, बाकी लोग आवाज आ रही है? यस सर। तो क्लियर है? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में गिवन है समेसन एन कन्वर्जेंट है, तो यहाँ क्या हो रहा है, बस इंडेक्स चेंज हो रहा है, n+1 हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, एन में A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह से सम है, और मुझे बता रखा है ये कन्वर्जेंट है, क्वेश्चन में लिख रखा है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो भाई ये भी तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसका कुछ सम आएगा, मान लो L आएगा, तो इसका भी सम
कुछ और भी आएगा लेकिन फाइनाइट ही तो आएगा, जो भी आए पता नहीं, लेकिन कहना हमें ये चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है, मतलब क्या सम इसका फाइनाइट आएगा। कोई सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है, जब उसकी सम इन्फिनिटी हो जाए या सम एग्जिस्ट ना करे। कन्वर्जेंट का मतलब कुछ नंबर तुम्हें मिलेगा, तो ये क्वेश्चन में दिया है ये कोई फाइनाइट नंबर है, ये कोई फाइनाइट नंबर है, तो दोनों को मिला दोगे तो कोई फाइनाइट नंबर होगा, तो इसीलिए ये भी कन्वर्जेंट हो गया। तो बी ऑप्शन, कुछ भी एग्जाम्पल लो कन्वर्जेंट रहेगा। ओके, तो ए ऑप्शन कन्वर्जेंट है, बी वाला कन्वर्जेंट है। सी में आ जाओ। अब ये समेसन ए क्यूब है ना, तो सी वाला जो है ये समेसन ए एन की पावर 3 है। अब तुम कोई एग्जांपल अगर कंसीडर करोगे जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था -1 की पावर n 1/n², इसका क्यूब कर लो, ये ए एन है, इसका क्यूब करोगे ना तो क्या हो जाएगा, समेसन -1 की पावर n या 3n 1/n6 हो जाएगा। ये टर्म और छोटा हो गया, समझ रहे हो, टर्म क्या हो गया। सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या इसमें, वॉइस क्या बोल रहे हैं, नहीं सर। ठीक आ रही है। वॉइस ब्रेकिंग, अच्छा इसको थोड़ा प्रॉब्लम, नेट मतलब इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा या स्लो होगा इसीलिए। तो बी वाला मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो मुझे दिख गया फाइनाइट प्लस फाइनाइट फाइनाइट। ए एन क्यूब है तो चूंकि समेसन ए एन कन्वर्ज कर रही है और ए एन जीरो को टेंड करती है, ठीक है ना, ए एन जो होता है जीरो को टेंड करती है, और ए एन क्यूब करोगे तो वो और फास्टली जीरो को टेंड करेगी, तुम्हें पता है ना। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे 1/n में और 1/n क्यूब में दोनों जीरो को टेंड कर रही है, लेकिन कौन ज़्यादा फास्ट जीरो को टेंड करेगी, ज़्यादा तेजी से, मतलब किसका स्पीड ज़्यादा है जीरो को टेंड करने का, 1/n क्यूब का, क्योंकि एन क्यूब जल्दी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा दैन एन। आर गेटिंग द पॉइंट। जैसे 1 करोड़ यहाँ पे है और यहाँ 1 करोड़ का पावर 3 है, तो 1 करोड़ की पावर 3 ज़्यादा है, तो 1/1 करोड़ की पावर 3 करोगे तो वो जल्दी जीरो की तरफ जाएगी। तो मतलब ये है, तो इसीलिए जब ए एन क्यूब लेंगे ना, ये ए एन क्यूब है कि टर्म को ज़्यादा स्पीड से जीरो की तरफ भेजेगी, मतलब ये भी कन्वर्जेंट होगा। या तुम कोई एग्जाम्पल लोगे तो वो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट ही रहेगा, या तुम इसका मॉड लेके चेक कर लो, वही बात है। और बचता है डी। तो डी में क्या है, इसने बस इसमें एक ही क्वेश्चन तुमसे जानने की कोशिश की है, क्या तुम्हें ये पता है, देखो समेसन 1/ln x, ln n है ना, ln n का होल स्क्वायर, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, समेसन ए एन। देखो भाई इसके बारे में गिवन है कि दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये पहली लाइन है क्वेश्चन की, तो ये तो फाइनाइट होगा। अब तुम्हें इसके बारे में सोचना है। अब तुमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे, है ना, सो लॉग एन का स्क्वायर ये क्या होता है, कन्वर्ट। तो मेन क्वेश्चन का पर्पस इतना ही है इसका, क्या तुम्हें ये पता है कि दिस इज डाइवर्जेंट। अब इसको प्रूव कैसे करोगे, कोई टेस्ट लगाओ, तुम्हें कोई टेस्ट पता हो, है ना, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट लगेगा सर। इंटीग्रल टेस्ट लगा लो। हाँ, इंटीग्रेशन 1/log x का स्क्वायर dx। सर हम्म, सर हम लोग ब्रेक सर तभी ना कर सकते हैं जब अलग अलग, मतलब जब एग्जिस्ट कर रहा है अलग अलग। हाँ तो हमें तो पता है इसका सम एग्जिस्ट कर रहा है, तो पूरे का सम डिपेंड करेगा, हमें तो पता ही है ना सम एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे हमें तो एन के बारे में पहले से पता है। लेकिन सर ये ln n स्क्वायर नहीं ना एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। हाँ तो यही तो मैं डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर टोटल की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो डिपेंड कर रहा है पहले टर्म पे, क्योंकि मुझे दूसरे के बारे में तो पता ही है कि उसका सम एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, एक फाइनाइट है एक इन्फाइनाइट है, अगर तो सम इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो हमें एक के बारे में तो पता ही है, तो इसको हम ब्रेक कर पाएंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट अबाउट दिस, ये जो टर्म है इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब इसको तुम प्रूव करो, तुमने डाइवर्जेंट के बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े होंगे, उस टेक्निक से इसको प्रूव कर लो, या याद रखना। अब इसको जो भी ओके टेक्निक्स तुमने पढ़े हैं उस टेक्निक से देखो ये डाइवर्जेंट है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन क्या है, डाइवर्जेंट है। तो बिना एग्जाम्पल के भी काम हो जाएगा, और एग्जाम्पल लोगों को भी तो कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या फिट करोगे, यहाँ तो एन की ज़रूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे तो तुम्हें बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ओके कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब इसको प्रूव करके देख लो। सर बहुत टाइम लगता है सर एग्जांपल सोचने में। यहाँ एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल लेंगे भी ना तो वो थोड़े बहुत हेल्प करेगा एबीसी में, डी में तो बिल्कुल हेल्प नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है समेसन एन कन्वर्स कर रही है, तो यहाँ क्या यस एग्जाम्पल सर। पुट करके करेंगे, हमें तो इसके बारे में बस जानना था। तो समेसन 1/ln² डाइवर्जेंट है, इसीलिए डाइवर्जेंट है। ओके, कम टू द पॉइंट नेक्स्ट। और नाइन्थ पे ये क्या बेस थ्योरम है।
तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना आइडिया लग जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी होगा या बेस थ्योरम होगा। सर एक वो जो कैसे प्रूव कर रहे हैं 1/ln का स्क्वायर डाइवर्जेंट होगा? बताओ कौन सा टेस्ट लगाओगे, तुमने पढ़े होंगे। मैं तो सर ऑक्सिलरी सीरीज से हाँ, कंपैरिजन कंपैरिजन टेस्ट से भी हो सकता है ना। कंपेरिजन टेस्ट से भी हो ln ऑफ सकता है। n लेस देन रूट n। हाँ, अगर वो तुम्हें क्या क्या एग्जैक्टली हाँ ये कहना चाह रही है कि जो ln x है, ln n है, दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट n। अब इसको तुम्हें आइडिया है, तुम ग्राफ बनाकर देख सकते हो अगर तुम्हें ना अगर समझ आए तो। ठीक है, मतलब ln x हम्म और रूट x के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लो, जब x पॉजिटिव है या x जब 1 से ज़्यादा है तब देख लेना। तो दोनों ग्राफ बना के तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि log x का ग्राफ है ना, तो ये इंक्रीजिंग हम्म फंक्शन है, और रूट x का ग्राफ आई थिंक नीचे की तरफ जाएगा। y बराबर रूट एक्स है ना, तो x बराबर वाई स्क्वायर, इसकी पावर 1 है तो ये होगा। तो ये तुम्हारा रूट एक्स इधर होगा, log x हम्म ऊपर होगा। चेक कर लो एक बार, सही बना लो क्या मैं या गलत बना रहा हूँ। ये आई थिंक ऐसा होगा सर 0 से होगा ना क्या। नहीं नहीं, मैं आगे नहीं बना, अच्छा यहाँ जीरो रूट से एक्स? होगा, तो हमें ए वन के आगे सोचना है। तो मैं हमें तो मेनली लार्ज नंबर के लिए सोचना होता है, इंटेंस इन्फिनिटी के लिए सोचना होता है। तो इस तरह से कुछ होगा, हम्म तो हमें इसके बाद सोचना होता है लार्ज नंबर के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/ln n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1/√n। इनइक्वालिटी एक बार चेक कर लो, ये सही लिख रहा हूँ क्या मैं, तुम अपने तरफ ग्राफ बना के देख लो। इस इनइक्वालिटी से तो नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है, अच्छा चेक करते हैं। तो 1/ln n का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/n, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी मैंने, लगा दो समेसन। 1/ln n सर का अगर होल, यहाँ पे ln का क्यूब रहता तो कन्वर्जेंट हो जाता, फिर सोचना पड़ेगा उसके लिए उसके हिसाब से। क्योंकि सर अगर इससे करेंगे तब वो तो उसके अंदर कन्वर्जेंट होना टेक्निक्स, चाहिए। तो हमें देखना होता है कि ऐसा कोई फंक्शन तुम ढूंढ पाओगे जिसके लिए गलत हो जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। अच्छा, यहाँ तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये तुम्हारा सम इन्फिनिटी है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ना। डाइवर्जेंट। सर बड़ा यदि का डाइवर्जेंट है तो छोटा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते सर। हाँ, तो यहाँ प्रॉब्लम होगा, छोटा चेक यदि करो। डाइवर्जेंट रहता तो बड़ा वाला का बारे अच्छा एक मिनट, नहीं, मैं मैंने तो यहाँ वही नहीं मैंने ग्राफ टेस्ट सही नहीं बनाया, देखी पहले है पहले लेकिन तो ये देखो, ये ग्राफ मैंने सही बोले हैं क्या, रुक जाओ एक मिनट चेक करते हैं। log 4 और मतलब ln 4 और ln रूट 4 में कौन ज़्यादा होगा। मैंने शायद ये इक्वलिटी गलत लिखा है, मे बी चेक कर लेते हैं। सर गलत है सर, पोलिनोमियल हमेशा बड़ा रहता है ना सर। ये मेरे को लोगरिथम इक्वलिटी से। मैंने रूट गलत। n बड़ा होगा। हाँ, तो ग्राफ बनाओगे तुम तो रूट एन ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, लॉग नीचे की तरफ जाएगी। तो एक बार ये तुम ग्राफ पे करके देख लो, या मैंने रफली सोचा है, तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए। सर रूट एक्स ग्रेटर देन होगा हाँ, रूट एक्स ऊपर की उससे। तरफ होगा और लॉग नीचे होगा, क्योंकि लॉग अगर तुम मान लो ई स्क्वायर ले लो तो लॉग ई स्क्वायर तुम्हारा जो आएगा 2 आएगा ना, ln ई स्क्वायर। और अगर तुम रूट ई स्क्वायर लोगे तो ई आएगा, तो ई होता है 2 पॉइंट समथिंग 718, तो इससे रूट ज़्यादा है। ओके, मैं एग्जांपल भी ले लिया, वही मैं बोला एग्जांपल लेके प्राइस चेक कर लो वो सर 1 पे भी देख सकते हैं ना। मतलब लार्जर नंबर, हमें मेनली आगे इस इधर इंटरेस्ट है कि एन जब वेरी लार्ज है तब क्या होगा, छोटे नंबर पे नहीं, हमें तो एन टेंस इन्फिनिटी के बारे में सोचना होता है। तो हम यस सर। लार्जर नंबर के लिए सोचना होता है मेनली। तो मैंने चलो ई स्क्वायर ले लिया, तो लॉग ई स्क्वायर ये 2 आएगा, और रूट ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ई, तो ई ज़्यादा है, तो मतलब रूट एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो मैं पहले ऐसा लिख रहा था। ओके, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ, अब तुम बोल पाओगे, फाइन। तो सही कह रही थी। सो ये प्लस इन्फिनिटी है, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। अब यस सर। इन्फिनिटी से बड़ा क्या हो सकता है, ये तो इन्फिनिटी ही होगा, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए सर डाइवर्जेंट है। एक ऑक्सिलरी सीरीज होता है, हाँ, ऑक्सिलरी सीरीज। हम्म। इसे वो होता है समेशन ऑफ n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n का होल मतलब पावर p होता है। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। हाँ, इस तरह के थ्योरम्स हैं, तो हाँ तुम थ्योरम्स भी याद रख सकते हो, इस तरह के थ्योरम्स भी हैं। तो पी टेस्ट तो इस तरह के थ्योरम्स हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे इसने सही बताया है कि वी कैन डू कंपेरिजन टेस्ट बाय यूजिंग दिस। तो इस तरह से मतलब तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना, जैसे हम लोग प्रैक्टिस में नहीं है, जैसे क्या है बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो लगातार, हम लोग क्या है, मैं एग्जाम के टाइम में थोड़ा पढ़ता हूँ वो भी, और ज़रूरत नहीं पड़ती अब तो इन सब चीज़ों की।
तो याद रहेगा मेथड, हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का हो गया। फाइन, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक है, वो प्रूफ भी हो गया। 9th वैसे ही लग रहा है बेस थ्योरम का होगा। सो देर आर 3 अर्न्स लेबल्ड 1 2 3 अर्न 1। ये कर लोगे या मैं सॉल्व करूँ इसको? ये बेस थ्योरम का ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A। तो कर दीजिए सर, कर दें? नहीं बन रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सर। ठीक है, मतलब ऐसे लंबे क्वेश्चन देखे मुझे लग जाता है कि बेस थ्योरम का ये जब पार्टीशन दिख रहा है अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3, तो 3 पार्टीशन है, फिर वो चीज़ है। तो बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है सर। मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले। यस सर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, वो फिट करना पड़ेगा वो तो दिमाग में। सर कितना भी सर प्रैक्टिस करके जाता है ना, तो मतलब जो क्लिक कर गया उस टाइम तो बन जाता है, नहीं तो फिर वो छूट जाता है। ऐसा होता है उसके साथ, मतलब कोई गारंटी नहीं करके जा सकता कि हाँ उसका क्वेश्चन हमेशा बन ही जाएगा। क्योंकि ये सब थोड़ा काउंटिंग प्रिंसिपल भी रिलेटेड है, काउंटिंग थोड़ा मुश्किल सा होता है, वो थोड़ा दिक्कत होता है। ओके, देखते हैं। सो 3 अर्न्स है लेवल 1 2 3। 1 अर्न में है 2 वाइट एंड 2 ब्लैक। चलो मैं थोड़ा पिक्टोरियल डायग्राम बना देता हूँ। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये है 9 या 10, 9। सो फर्स्ट अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3। ओके, सो पहले वाले में है 2 वाइट 2 ब्लैक, दूसरे में है 1 वाइट 3 ब्लैक, तीसरे में है 3 वाइट 1 ब्लैक। ठीक है, सो 2 वाइट 2 ब्लैक 1 वाइट 3 ब्लैक 1 वाइट 3 ब्लैक 3 वाइट 1 ब्लैक। हाँ, अब क्या बोला है ये कि consider 2 coins with probability of obtaining head in their single trial is 0.2 and 0.3। तो तुम्हारे पास 2 कॉइन है, पहले कॉइन को टॉस करोगे तो हेड के चांस है 0.2, दूसरे कॉइन पे टॉस करोगे हेड के चांस है 0.3। ओके, तो चलो इसको भी हम रफली लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉइन पे हेड आने के चांस है 0.2, सेकेंड कॉइन पे हेड आने के चांस है 0.3। द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली वंस, मतलब दोनों कॉइन को एक बार टॉस किया। तो क्या हो सकता है HH HT TH TT इस तरह से। तो बोल रहा है कि एंड एन वुड अर्न इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। सो पहले तो तुम्हें डिसाइड करना है कि ये जो तुमने टॉस किया ये क्या हो सकता है। सो फर्स्ट सेकेंड की बात कर रहा हूँ, है ना। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। सो ध्यान रखना, पहला वाला मेरा 1 ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं फर्स्ट 1 ले रहा हूँ। और सेकेंड वाला हमारा 2 का मतलब सेकेंड कॉइन, 1 का मतलब फर्स्ट कॉइन। ओके, तो इस तरह से तुम दोनों कॉइन को एक बार तुमने टॉस किया। 2 कॉइन्स आर टॉस इंडिपेंडेंटली वंस। तो क्वेश्चन ये है, अर्न 1 सेलेक्टेड इफ 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। अब बताओ भाई, तुम अलग अलग पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, सब लोग ऊपर लिखा हुआ है उसको देख के बताओ मुझे। व्हाट इज चांस ऑफ H1 H2? 0.6 मल्टीप्लाई कर लो, 06 0.06। हाँ, 0.06 इसका कितना आएगा H1 T2 का? 0.14 सो 0.2 और इंटू 0.7, 0.14। इसका बताओ। 0.24 0.8 इंटू 0.3, 24, 0.24। और इसका 0.56 तो 0.8 0.7, 856 है ना, 0.56। ओके, सो हमने ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब बोल रहा है कि तुम अर्न 1 सेलेक्ट करोगे अगर दोनों हेड आया, तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल गया अर्न 1 का। अब यहाँ से मतलब E1 मैं अगर लेता हूँ अर्न 1 को, E2 में लेता हूँ। एग्जाम में इतना लिखना मत, बस ध्यान रखना। सो आई एम टेकिंग अर्न 1, E2 इज अर्न 2 एंड E3 इज अर्न 3। ठीक है, थर्ड वाला सेलेक्ट करूँगा। तो मैं पहला वाला सेलेक्ट करूँगा, उसका चांस है जब दोनों हेड आ गया तो 0.06। ऐसा बोला इसने कि तुम पहला अर्न सेलेक्ट करोगे अगर दोनों हेड आ गया। ठीक है,
थर्ड वाला अर्न सेलेक्ट करोगे अगर दोनों टेल आ गया, तो थर्ड वाला अर्न तुम कब सेलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 थर्ड तुम सेलेक्ट करोगे अर्न जब दोनों तुम्हारा वो आ गया टेल 0.56। अब बोल रहा है कि अदरवाइज अर्न 2 इज सेलेक्टेड, तो अदरवाइज में दो कंडीशन, इन दोनों को ऐड कर लो 14 + 24 को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 14 + 24 कितना 38 0.38। ये मुझे तीन अर्न मेरे पास है, तो इन तीनों को अलग अलग सेलेक्ट करने के चांसेस मिल गया। अब आगे, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल तुमने ड्रॉ किया किसी एक अर्न में से, वो बताया नहीं, वो सस्पेंस है, सस्पेंस इज पार्टीशन है ना। एक हमने बॉल सेलेक्ट किया, पता नहीं किस अर्न से आया, तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट अर्न से आया होगा या सेकेंड से या थर्ड से, फ्रॉम द सिलेक्टेड अर्न, ठीक है ना। तो इस लाइन में एक सस्पेंस होता है, दैट इज द पार्टीशन। तो वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम सिलेक्टेड अर्न, सो आई डोंट नो व्हाट इज द सिलेक्टेड अर्न, so that may be first, second, third, that is the partition. Then question is what is the probability of earn 1 is selected given that the ball drawn is white। अब तुम्हें दे दिया यहाँ गिवन है कि पहला बॉल जो है व्हाइट है, ये पता नहीं किस अर्न से आया, बट ये पता है कि व्हाइट है, तो क्या चांस है कि पहले अर्न से आया होगा, तो जो गिवन है उसको ये नाम दे देता हूँ मैं। सो मैं NCERT वाला नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ 12th क्लास वाला, तो उसमें ऐसा करता है। तो ए मैं लेता हूँ कि ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। तो ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ये थोड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने 12th वालों को बहुत सालों पढ़ा है, मतलब पिछले 8-9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ 7-8 साल हो गया, तो इसलिए मेरा पार्ट अच्छा हो गया। सो अर्न 1 इज सेलेक्टेड गिवन दैट बॉल रन इज वाइट, ओके। सो मैंने यहाँ पे लिया है ए, तो मुझे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, ठीक है। सो E1 गिवन ए, फॉर्मूला लिख लो इसका। सो तीन पार्टीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए का प्रोबेबिलिटी तुम अलग से लिख सकते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, इस फॉर्मूले का नाम है बेस थ्योरम, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। सो जो डिनोमिनेटर है वो टोटल प्रोबेबिलिटी है ए का। नाउ तुम्हारे पास सारे डाटा अवेलेबल है। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, तो देख लो ए गिवन E1 वो अर्न देख के समझ आ जाएगा, है ना, अर्न में कितने बॉल है वो देख के समझ आ जाएगा, ओके। तो ए गिवन E1, बताओ जी, ए गिवन E1 का पहले तुम प्रैक्टिकल मीनिंग समझो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हेन यू सेलेक्ट फर्स्ट अर्न, व्हाइट निकलने का क्या चांस है, एक ही बॉल तुम ड्रॉ कर रहे हो, सो कितने व्हाइट है 2, कितने में से 2/4। हाँ 2/4, ठीक है ना। A given E2, so what is chance of getting white from the second urn? 1/4। 1/4। Probability of getting white from the third urn, तो 3 white है 3/4। 4 में से पुट कर लो, अब सब कुछ पता है तुम्हें, E1 की प्रोबेबिलिटी पता है, A गिवन E1 पता है, ये पुट करो, E2 की प्रोबेबिलिटी पता है, यहाँ से E2 यहाँ है नीचे, और A गिवन E2 यहाँ पता है, पुट करो फॉर्मूले में, E3 यहाँ पता है और A गिवन E3 यहाँ पता है, इसको पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो फटाफट पुट करके देख लो क्या आता है, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ए ऑप्शन आ रहा है सर, कितना 6/109। 6/109, यस सर, कैलकुलेट करने में ज़्यादा टफ नहीं है, 1/4 दोनों तरफ से कट बाहर ले जाए, लेते 4 हैं। 4 4 कट जाएगा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसके बाद ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है द बेस थ्योरम, मतलब तुम 20-25 क्वेश्चन अगर कर लिए ना तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसका एक ही तरह का फंडा है, क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है। ओके, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ गया। जैसे कि किसी को डाउट हो तो बताना, बस वो हेड टेल का सीन था कि कौन सा तुम अर्न सेलेक्ट करोगे उसके लिए। ओके, आते हैं 10th पे। ये तो हमने मतलब ये वीडियो तो मेरा बना हुआ है यूट्यूब पे भाई, 10 क्वेश्चन तो हमने किए ही थे, बट अभी फिर मुझे सीखने को मिल रहा है तुम लोगों से थोड़ा सा ना, कभी कभी हम बहुत लॉन्ग वे में करते हैं।
ओके, सो एक्स बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस, सो क्या ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है ना? सो यस This सर। सो standard Laplace. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? सो सिंपल यहाँ पे है, क्योंकि ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है, जो पीडीएफ दे रखा है वो इवन है, और बोल रहा है कौन सा फॉल्स है, चारों साइड में जीरो ऑप्शन है। तो बस देख लो कि किसका एक्सपेक्टेशन डेफिनेशन तो पता ही हम लोगों को कि दिस क्वांटिटी इनटू पीडीएफ, और पीडीएफ तो इवन फंक्शन है, तो जो इसमें से ऑड होगा वही जो जीरो ऑड होगा। फंक्शन होगा वो तुम्हारा जीरो आंसर देगा। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की, तो ये पहला वाला जो है यही ऑड फंक्शन है आई थिंक। अच्छा एक मिनट, सॉरी, इसको तुम चेक करोगे, सो व्हाट विल हैपन, एक्स इनटू दिस, सेकेंड में क्या है, थर्ड फोर्थ, तो व्हाट अबाउट थर्ड? सर ऑप्शन डी ही होगा। अच्छा थर्ड अच्छा भी सॉरी, odd है, अरे एक मिनट, वो फॉल्स उनमें से पूछा है, मैं ट्रू ढूंढ रहा हूँ, ओके हाँ सॉरी, वो फॉल्स पूछा है ना, तो ट्रू में तो तीनों ट्रू हो जाए, पहले तीन ट्रू हो जाएंगे क्योंकि तीनों ऑड है ना, पहला तीन, ये जो फंक्शन है एक्स मॉड एक्स स्क्वायर एंड मॉड एक्स, है ना, साइन एक्स, इस एक्स की वजह से ऑड है, क्योंकि ऑड फंक्शन पता है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस अपोज आंसर आएगा, उसका नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये पहला तीन जो है फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, तो उसका एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, और फोर्थ वाला है तो वो इवन फंक्शन है, तो वो कुछ और आ सकता है, जीरो नहीं आएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, डी है, बिकॉज ऑफ ऑड इवन। किसी को डाउट है इसमें? मैं सॉल्व नहीं किया, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। तो हमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है नाइन्थ, टेंथ है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम जी एक्स फाइंड करोगे तो सिंपल ये डेफिनेशन मुझे पता है, जी एक्स इंटू पी डी एफ, और ये तो इवन फंक्शन ही है ना, तो ये तो इवन है। अब ये वाला जब ऑड होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, ऑड इंटू इवन, इवन होता है फंक्शन, सॉरी ऑड इंटू इवन ऑड होगा, तो टोटल ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड। तो इस तरीके से पहले तीन ऑप्शन में पहला तीन ऑप्शन आंसर जीरो ही देगा, तो हमें रॉन्ग चुनना था, तो रॉन्ग इज द डी ऑप्शन विच वाज फॉल्स। अच्छा प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ मान लो कोई कोई फंक्शन है, एच ले लो, एच एक्स इज ऑड फंक्शन, ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है एच एक्स, देन इंटीग्रल एच एक्स डी एक्स विल बी जीरो व्हेन लिमिट इज माइनस समथिंग, माइनस के टू के बोल दो, तो ये जो लिमिट होगी जीरो होगी। ओके, तो यहाँ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी है, तुम लिमिट लगा सकते हो, लिमिट के टेंस इन्फिनिटी है, और इस तरह लिमिट लिख दो। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी से आ जाएगा, क्योंकि लिमिट हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके सर e के पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर रहेगा, तो क्या उसको इवन बोलेंगे या ऑड हाँ हाँ बोलेंगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो नॉड है ना इवन है, तो वो ऐसे फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ब्रेक करके देखना पड़ेगा, हाँ, जैसे सिंपल मतलब एक, ब्रेक करके सिंप्लीफाई करना हो। अरे सीधा एक फंक्शन है, जैसे तुमने उसकी जरूरत नहीं, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है, सो एफ ऑफ हम एक्स को माइनस एक्स रखते हैं, तो माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये ना तो इक्वल है एफ एक्स के और ना ही इक्वल है माइनस एफ एक्स के, तो इसका मतलब है ना तो ये ऑड है ना ही इवन है, तो दिस फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉट इवन, नाइदर ऑड फंक्शन नॉर इवन फंक्शन। वही वाला आंसर तुम्हारा इसके लिए भी सेम आंसर होगा, चाहे माइनस पे लगा है तो भी सेम आंसर इसके लिए भी होगा, नाइदर ऑड नॉट इवन, ठीक है ना। ऑड होने के लिए बस डेफिनेशन देखना है, ऑड होने के लिए तुम लोगों को पता है कि ऑड होने के लिए जब x को तुम माइनस एक्स रखोगे तो जो फंक्शन ओरिजिनल है उसका जस्ट नेगेटिव आ जाएगा, इवन होने के लिए जब x को तुम माइनस एक्स रखोगे तो वो सेम ही आंसर आ जाएगा, माइनस उसको कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कोई और सिचुएशन है तो वो फिर ना तो ऑड है ना इवन है, और ऑड इवन दोनों होगा तो वो सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, मतलब जीरो हो सकता है, सिर्फ जीरो फंक्शन होगा, जो ऑड इवन दोनों होगा सिर्फ जीरो फंक्शन होगा। 11th क्वेश्चन पे ऐसे आते भी हैं, इंटीग्रल भी करेंगे तो भी आ रहे हैं वैसे भी, वैसे भी आ जाएगा। हाँ मतलब कभी भी इस टाइप के इंटीग्रल को तोड़ने के लिए मतलब लिमिट पे थोड़ा अलग अलग करना होता है, जहाँ फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो।
ओके आओ जी 11th क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है इफ आर स्क्वायर से आर में एक फंक्शन है इस तरह से डिफाइंड है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। ओके, तो इंट्यूशन आ जाता है कि ये फंक्शन थोड़ा सा उस तरह का है। ओके, तो एफ एक्स वाई डिनोट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स सुनना है हमें। So how will you decide? पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जैसे थर्ड एक्स का पॉइंट तो डेरिवेटिव इजी है, 0 एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, सीधा सीधा तुम डिफरेंशिएट कर लेना। जैसे क्या कर लो, क्या एफ एक्स वाई, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब एक्स वाई तुम्हारा डिफरेंट है 0 0 से, और 0 है जब एक्स वाई 0 0 है। तो एक थ्योरम होता है ना, इसमें क्या बोला है, एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको डायरेक्टली फाइंड कर लो। एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड है, अच्छा बाउंडेडनेस में चेक करना है। और एफ वाई 0 0 एग्जिस्ट करती है, और एफ वाई एक्स वाई जो कॉन्टिन्यूस है, एफ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या थ्योरम है, अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। पता नहीं थ्योरम, यस सर। पता है तुम लोगों ना कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर कॉन्टिन्यूस देन एफ इज डिफरेंशिएबल। सो यहाँ किस किसने किया है, क्या आंसर होगा? सर पहला दोनों ऑप्शन के लिए हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। हाँ, डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। तो एफ एक्स निकालना तुम लोगों को आता ही है। सिंपली क्या करना, वो डेफिनेशन समझ जाना उतना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, मतलब जिसको हम एफ एक्स बोलते हैं, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो सीधा, मतलब पार्शियल तुम लिख सकते हो, सीधा इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, देखो क्या आता है। फिर ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करना हो एफ वाई, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो सीधा वाई के रेस्पेक्ट में। कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ वाई के लिए, एक्स के लिए बिना कोसेंट रूल का भी हो जाएगा, है ना, कोसेंट रूल लगा सकते हो। और अब ये क्या होगा, डिफरेंशिएट करके देखें, ये किया है तुम लोगों ने सिंप्लीफाई करके। -2 एक्स वाई क्यूब पहले वाले के लिए, -2 एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, और ऐसे ही यहाँ भी आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई 4। ओके, सर इससे बेटर अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला यूज करें तो सीधा आंसर आ रहा है, और एफ वाई हमारा मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उससे सीधा कह सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, तो मतलब डज नॉट कंटिन्यूअस। तुम 0 0 पे चेक कर रहे हो डायरेक्टली फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, मतलब जी यू आर यूजिंग दिस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। तो 0 0 पे चेक कर रहे हो तो x को 0 और y को 0 रख लो, ये कर रहे हो क्या? जी सर। हाँ, इससे भी चलेगा। तो एफ ऑफ ये हो जाएगा h कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। तो इसको अगर तुम पुट कर लो तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, उसमें x की जगह h रखो और y की जगह 0 रख लो। तो x की जगह h और y की जगह 0, तो ये तुम्हारा 0 आ गया, -0 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन h। सो व्हाट इज द लिमिट, आंसर 0 आया। एफ वाई 1 आ जाएगा। एफ वाई, ओके, तो यू आर सेइंग डेफिनेशन क्या एफ वाई का, के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस के, मैं 0 0 पे फाइंड कर रहा हूँ, दिस बोथ आर एट 0 0, ये ओरिजिन पे फाइंड कर रहे हैं ना, हमने फाइंड किया ओरिजिन पे, इन जनरल नहीं, माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के, ये डेफिनेशन सबको पता होगा। सो अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ y में हमने k ऐड किया है, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे यहाँ x में h ऐड किया है।
ओके, तो यहाँ से तुम पुट करोगे तो x 0 है, y k हो जाएगा। सो k क्यूब अपॉन k स्क्वायर यहाँ होगा -0 अपॉन k, लिमिट k टेंस टू 0, तो यहाँ साइन ले कट के आ जाएगा 1। ओके, फिर तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव 0 से की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। कंटिन्यूटी किसकी? फंक्शन की? fy पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, तुम उसके बाद फिर तुम्हें ये फाइंड करना पड़ेगा। हाँ सर। ओके, अच्छा ऐसे भी देखो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? क्वेश्चन ये है। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है जी? न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, कोई बताओ मुझे? 4 4। Four. और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? कंटिन्यूअस नहीं है सर ये। हाँ, 4 डिग्री है। जब डिग्री सेम हो तो तुम थोड़ा सा उसको वैसा बना सकते हो, लाइक यू टेक द कर्व y इज इक्वल टू, क्या लेना चाहोगे? कोई समथिंग ले लो, mx ले लें। भी कर सकते हैं। mx ले लो, या उसमें कन्वर्ट कर लो, क्या होता है पोलर फॉर्म में। तो अगर थीटा के टर्म में बचता है कुछ, इसका मतलब वो यूनिक तो होगा नहीं लिमिट उसका, तो इस केस में वो फिर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मतलब तो यही ले लोगे तो m के टर्म में आंसर आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx। और नहीं तो एक सिंपल फंडा है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, y बराबर r cos थीटा, r sin थीटा, x बराबर r cos थीटा। तो अगर थीटा के टर्म में बचता है कुछ, तो इसका मतलब है कि वो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो इनफैक्ट यहाँ भी न्यूमरेटर डिग्री 4 है। सो fx एंड fy दिस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इस लाइन में किसी को डाउट है कैसे हम बोल पा रहे हैं? अभी भी समझ नहीं आया हो? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जी उस पर। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो है ना, कंडीशन है, तो इसलिए ओके। तो हमारा क्या अभी मिला कि 0 0 पे fy तो एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ, ठीक है, और fy कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमें गलत ही पूछा था ना। यस सर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? f डिफरेंशिएबल नहीं है। सी ऑप्शन। ओके, तो हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की है कि fy इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। ओके, बाकी पॉइंट अगर तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, ये बाउंडेड है क्या? क्वेश्चन जैसे ये था, अब हमें चेक करना हो तुम्हें अगर, कि क्या हम कैसे डिसाइड करें बाउंडेड है कि नहीं है, तो उसके लिए हम इसे बाउंडेड के लिए हम वही किए थे, डिफरेंशिएट करके और फिर उसको पोलर में चेंज कर दिए। हाँ, तो पोलर से वहां दिख रहा था कि साइन थीटा कॉस थीटा बाउंडेड में आर तुम कुछ भी लोगे, हाँ आर तुम कुछ भी लोगे, आर तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब तुम अगर इसको कन्वर्ट कर लो पोलर में, इस दोनों को, तो आर कैंसिल हो जाएगा। मतलब तुम ये तो एक पर्टिकुलर कर्व होता है। पोलर फॉर्म क्या है? हर कर्व के लिए आंसर दे देता है। तो पोलर फॉर्म एक फंडा है, मतलब होता है ना, तुम हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कर्व लोगे, वाई बराबर mx स्क्वायर mx। पोलर फॉर्म क्या है? हर सिचुएशन में काम करता है मोस्टली। तो वो तुम्हें मतलब कहीं भी लगा सकते हो, वाई बराबर ना आर साइन थीटा और एक्स बराबर आर कॉस थीटा। और अगर ये थीटा के टर्म में आंसर आता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 0 पे, तो आर तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा के टर्म में आएगी, और ये साइन थीटा कॉस थीटा में आएगा, तो ये बाउंडेड मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 हो जाना है, इसीलिए। ओके सर अगर दोनों की डिग्री सेम ना हो तो क्या करें बाउंडेड चेक करने के लिए? हाँ, सेम ना होगा फिर तो वो उस पर डिपेंड कर जाएगा x पे। तो अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो फिर तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो वो तो अनबाउंडेड हो जाएगी। फिर जैसे मान लो कहीं ऐसा है y की पावर, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री 5 है, जैसे यहीं पे मान लो 3 की जगह 4 हो जाता, तो न्यूमरेटर की एक डिग्री ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा हो गई तो फिर जब y टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। सेम है तो ये बाउंडेड है, क्योंकि वो आर कैंसिल हो जा रहा है, आर टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं पोलर पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। और जब तुम अगर पावर ज़्यादा है न्यूमरेटर की तो एक आर ऊपर बचेगा, जब आर टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तुम तो उस केस में वो इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा, इन्फिनिटी हमें तो 0 के टर्म में बात करना है, 1 मिनट। तो अगर मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ किसी पॉइंट पे, अच्छा 0 0 पे अगर चेक करोगे, इसने 0 0 पे बात नहीं की है, इसने बोला है एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसलिए मैं इन जनरल आर की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ इसने अगर 0 0 पे पॉइंट पे चेक कर रहे हो तो r टेंस टू 0 लेना है, क्योंकि 0 के नेबरहुड में जो तुम बॉल बनाओगे उसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 0 होगा।
लेकिन इन जनरल ये है ना फर्स्ट सेकंड पॉइंट में बोला है, तो इन जनरल मतलब कुछ भी किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, उस केस में ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ठीक है, यहाँ पे स्पेशली ये बाउंडेड है और एफ वाई जो है स्पेशली एफ वाई कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 0 पे, सिंपल एफ एक्स लोअर भी नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, जो कि हमें चुनना था कौन सा फॉल्स है। अभी किसी को इसमें भी डाउट हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, किसी को इसमें अगर समझ नहीं आया हो। सर अगर वैसे देखा जाए तो 0 पे चेक करेंगे तो नीचे का पावर, डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा होगा तो वो मेरा अनबाउंडेड हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर इन्फिनिटी पे चेक करें एज एन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या वाई टेंस टू इन्फिनिटी, तो उस केस में न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा होगा तो वो मतलब तब वो अनबाउंडेड होगा। तो हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे, मतलब 0 पे या इन्फिनिटी पे? यहाँ बोला है एवरी, क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फॉर एवरी एक्स वाई तो बिलोंग, सर सारा आ जाएगा, हाँ भी आ जाएगा ना। तो किसी एक पॉइंट पे भी अनबाउंडेड हो गया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। एवरी का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे, तो एक एग्जांपल काफ़ी है गलत कहने के लिए। अगर किसी एक पॉइंट पे 0 0 पे अनबाउंडेड हो गया तो ऑप्शन गलत हो गया, या इन्फिनिटी पे अगर अनबाउंडेड हो गया तो भी गलत हो गया, क्योंकि हर पॉइंट के लिए बात की, फिक्स नहीं किया ना यहाँ पे। तो किसी भी एक पॉइंट पे अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड है, क्योंकि हर पॉइंट के लिए बोल रहा है। यानी कि होल रियल नंबर अगर बोल दिया तो किसी 2-3 पॉइंट पे रख के चेक कर लेंगे। हाँ, एक एग्जाम्पल अगर अगेंस्ट आ रहा है ऑप्शन के तो वो गलत है, क्योंकि एक एग्जाम्पल काफ़ी है गलत कहने के लिए। हाँ सर ठीक। ओके ओके, इस क्वेश्चन पे आओ जरा। 12th, x and be a sequence of IID normal 0 1, then summation xi की पावर 4 minus 3n upon रूट 32n रूट लेस देन इक्वल टू रूट 6 is। किसने सॉल्व किया है इसको? CLT से होगा सर। यस सर। सो xi की पावर नॉर्मल 4, का स्क्वायर करेंगे। जैसे x follows normal with mean 0 and variance 1, then x square follows chi square with 1 degree of freedom। और जब x स्क्वायर अगर फॉलो कर रहे हैं chi square 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अगर हमको वेरिएंस ऑफ जैसे x स्क्वायर अगर पता है हमको कि 2n होगा, मतलब कि 2 हो गया chi स्क्वायर के हिसाब से, तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4 निकल जाएगा वहाँ से। और वेरिएंस सर इतना नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं सर। नॉर्मल के केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4 का फार्मूला होता है 3 टाइम्स सिग्मा टू द पावर 4, और यहाँ से हम लोग का सिग्मा है गिवन है 1, तो उस केस में 3n को इधर लेके आ जाएंगे, रूट 32n को इस साइड लेके आ जाएंगे। ओके, और ऐसे करके 3 सिग्मा 4 मतलब ये बोल रहे हो कि x अगर तुम्हारा नॉर्मल 0 1 है, सो यू आर सेइंग e ऑफ x की पावर 4 जो होगा क्या होगा, 3 टाइम्स सिग्मा टू द पावर 4। सो व्हाट इज सिग्मा? हाँ, सिग्मा क्या है? सो वैसे सिग्मा जो 1 गिवन है सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं, ये जो होगा मुझे लगता है तुम ये इन जनरल बता रहे हो, मे बी। सर ये रेफरेंस रिलेशन से आता है ये चीज, जो ये 3 टाइम्स सिग्मा पावर 4 है ना। जैसे एक चीज देखो, जैसे x के बारे में पता है हमें, x स्क्वायर तक तो पता है कि काई स्क्वायर है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। यस, सो मीन तुम्हारा ये है 3 सिग्मा 4। अच्छा, मीन क्या आया? मीन तो तुम कुछ और बता रहे थे, तो मतलब ये बता रहे हो कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो तुम, क्योंकि यहाँ सिग्मा 1 है। सर इसका जनरल फॉर्म लिख दीजिए ना सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r का जनरल फॉर्म लिख दीजिए, मतलब इवन फंक्शन रहता है तो मतलब इवन रहता है x टू द पावर, तो बताओ 1.3.5 होता है। 1 हाँ, 1 into 3 into 5, ये r के लिए लिख रहे हो तुम ना? हाँ 2n minus 1 मतलब सिग्मा टू द पावर 2n होता है, यदि 2n वहाँ होता है तो। एक छोटा करता हूँ मैं, 2n minus 1, इसको ऐसे भी हाँ, अपॉन इनटू सिग्मा टू द पावर 2n। अच्छा, इनटू सिग्मा टू द पावर 2n। ओके, तो यहीं n 4 तक गया सर, तो यहाँ 2n में कन्वर्ट कर दीजिए ना तो जनरल।
x की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 2n होगा। अच्छा हाँ यहाँ सर, पे उसको 2n 2n के लिख लिए ना। दीजिए ना तो ओके सर वहां से तो डायरेक्टली कर सकते थे सर ना सब ऐसे। हाँ हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, व्हाट इज मतलब द सर ये n का वैल्यू 2 रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको 2 रखना पड़ेगा राइट साइड में भी। 2 टर्म आएगा, यहाँ 2 पुट करके देख लो कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पुट करोगे तुम 2⁴ - 1 3 तक जाना है, तो 1 × 3 लेना पड़ेगा जो कि 3 आ जाएगा। ठीक है, इसने सही बताया। सो ये सिग्मा 4 हो जाता है, तो ये सिग्मा यहाँ 1 है तो ये 3 आ गया। ओके, व्हाट अबाउट वेरिएंस? यस तो ये सब जो फॉर्मूला तुम बता सर, रहे थे वेरिएंस मेरे नहीं से, निकालना पड़ेगा सर। अच्छा वेरिएंस नहीं निकालोगे वैसे हो जाएगा। ओके नहीं नहीं सर, जरूरत पड़ेगा। यस सर, नहीं सर निकालना पड़ेगा सर। वैसे वेरिएंस आपका ये फार्मूला से निकलेगा, ये जो गिवन फार्मूला एक्सपेक्टेशन x⁴ सर, यहाँ से वेरिएंस निकलेगा सर। ओके, तो यहाँ से अगर तुम फाइंड करो सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁴ 8 चाहिए, फिर इसी से निकाल लेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि Yes, अगर हम वेरिएंस हमें x⁴ चाहिए तो हमें डेफिनेशन पता है e ऑफ x⁴ माइनस e ऑफ x⁴ का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप ठीक है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला इन जनरल इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 8 करोगे क्या होता है 1 × 3, मतलब 4 टर्म लेना पड़ेगा तुम्हें। n को 4 रखोगे तो 8 हो जाएगा, 4 8 - 1 है ना, 7 तक, 1 3 5 7 4 टर्म। और सिग्मा की पावर क्या आएगी, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, 8 होगा, है ना, क्योंकि वो 1 हो जाएगा ना, नॉर्मल 0 1 है इसीलिए। माइनस ये तो हमने फाइंड किया ही है, तो 9 हो गया। सो 1 × 3 × 5 × 7, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, तो 1 है यहाँ पे। यस, सो व्हाट इज द आंसर, प्रोडक्ट कितना आएगा, 35 का कितना होता है 105। 105 - 9 96। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया वेरिएंस ऑफ x4 भी मिल गया और e ऑफ x4 मिल गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं 12th। so this question is we have given x has a normal 0 1, ठीक है, तो मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। अच्छा, तो अब इजी हो जाएगा ना, बिकॉज अब हमसे पूछ रहा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब लिमिट बाहर होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन xi⁴ माइनस 3n अपॉन √32n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू √6। ओके, तो अब क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी। तो देखो ईच xi⁴ के पास मीन 3 है, तो समेसन लिया 3n हो गया, तो ये ठीक ही है। नीचे हमें चेंज करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर को, थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, चलो। हमारे पास सर 32n को उधर लेके चल जाइए ना सर। हाँ ठीक है, बात तो अच्छा, तुम ठीक है, तो उस साइड शिफ्ट कर लो, तो क्या दिक्कत है। तो कितना फिर आ से गया, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। बात बराबर ही है, तुम इसको फिट कर लो या यस सर। सो कितना हो गया 32, इसको इधर रखो राइट साइड में, एक मिनट 192n अंडर रूट। सो अभी रहने दो ऐसे ही, रूट अंडर, अरे यार ये पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा। एक बार थोड़ा पेन की प्रॉब्लम है, तो देखता हूँ। ओके, सो ये हो गया √6 × √32n। अब तुम क्या करो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, √, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ ईच एक्साइज की पावर 4, तो वो था हमारे पास, यहाँ हमने लिखा है 96। सो ये समेसन लोगो तो कितना हो जाएगा 96n,
सो 96n का रूट और 96n का रूट। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है ना? मीन ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड था, हम 32 को उधर ले गए और रूट 96 से डिवाइड कर दिया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट हटा देता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया। कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू कितना बचेगा, कैंसिल करो इसको, 2। √2 सर। √2 सर। हाँ √2, सो ये मतलब आ गया 5 ऑफ √2, यही ना? ओके, सो ये मेन यहाँ मतलब जानने की चीज़ ये थी कि ये अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो होगा, ऐसे ये हमने किया नहीं है ना, क्योंकि ये जनरलाइज वर्जन है। तो ठीक है, ऐसे याद रखना, प्रीवियस ईयर करोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो नई नई है ना, निकल के आएंगी, राइट, जो यूज़ होता है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है e⁻⁴ सर उसको और भी जनरलाइज कर सकते हैं सर। अच्छा, तो ये मेनली तुम्हारा इसके लिए था म्यू सिग्मा स्क्वायर। हाँ सर उसको सर लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर 2n-1 सिग्मा स्क्वायर इंटू 2n-1 इंटू म्यू 2n-2 सफिक्स में। ओके, किसका जनरलाइजेशन? किसको लिखना चाहते हो, ये एक्सप्रेशन ऑफ x⁻2n को? हाँ सर, मतलब उसको और लिख सकते हैं, ये बता रहे बस खाली। ओके ठीक है, ऐसे ये भी याद रखना आसान होगा। ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है 1 3 5n टिल 2n-1 एंड सिग्मा रेज़ टू पावर 2n। तो ये यहाँ मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, मतलब म्यू सिग्मा स्क्वायर है इसके लिए। ओके, तो ये हो गया 12, तो टाइम भी हो रहा होगा। तो ऐसे आज हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया है कुछ, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी और हो जाए। ऐसे फिर मैं कहूँगा जिन लोगों ने नहीं किया, एक बार फिर से तुम कल यही पेपर सॉल्व करो और कोशिश करो 60 अटैम्प्ट करो, ठीक है? तो ये कर लेता हूँ 13, अभी करके ख़त्म करूँगा क्लास। 13 कर लेते हैं, क्योंकि NAT वाला में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। 1 मार्क्स वाले में सिंपल होंगे, 1 मार्क्स वाले आसान होते हैं, 2 मार्क्स वाले थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि वो भी वैसे देखते हैं ना। तो 40 to 50 ईजी रहेगा, 50 to 60 मुश्किल थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। 40 to 50 1 मार्क्स का है और 50 to 60 2 मार्क्स का है। ओके, तो अभी मैं इसको सॉल्व करके फिर नेक्स्ट क्लास में करूँगा, और जिन लोगों ने किया है वो भी, नहीं किया है वो भी, कोशिश करो 1 to 60 सारे अटेम्प्ट करो। और बार बार सॉल्व कर लो, एक बार 3-4 बार कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो चलो 13 कर लेते हैं। 13 क्या बोल रहे हैं? कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ independent Bernoulli trials with probability of success in each trial is 1/3. The probability that 3 success occur before 4 failures is equal to, ये हमने एक बार डिस्कस किया था, याद है तुम लोगों को? डाउट में पूछा था किसी ने? यस सर। चलो एक को देखते हैं, होता नहीं, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, नेक्स्ट डे हुआ था, तो देखते हैं याद है कॉन्सेप्ट या भूल गए। ओके, क्योंकि ना कभी कभी हम बार बार मतलब जब बहुत सोचते हैं तो सही कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर बहुत दिन बाद भूल जाते हैं। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। So the probability that 3 success occurs before 4 failure. क्या मतलब था यहाँ? तो 1 माइनस करके मैंने किया था इसको, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। Consider sequence of highly vulnerable with successes. सिर्फ आपने किया था 1 - 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस। हाँ, so ये हमारे पास 13th है। सो ईच xi जो है एक ही तो है शायद, तो कंसिडर सीक्वेंस ऑफ, ओके, तो x1 x2 xn है इस तरह से। दे आर बर्नौली ट्रायल्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन इस ट्रायल इज दिस। ओके, तो बर्नौली है मतलब बाइनोमियल है ना, 1 होता है p, तो p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/3 and failure is 2/3. Probability of success is 1/3, failure is 2/3. इसने पूछा है probability that 3 success occurs before 4 failure. 3 success occurs before 4 failure. 3 success occurs before 4 failure.
सो 1 माइनस, अगर ऐसे हम सोचे ना, 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर है ना। थोड़ा वर्ड में मैजिक है यहाँ पे ना, वर्ड को वो एक कम्युनिकेशन स्किल टाइप की चीज़ हो गई कि तुम इसको कैसे कम्युनिकेट करते हो इस लाइन को, है ना। सो प्रोबेबिलिटी दैट द 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर्स, फाइन। तो yes, how to write then before 4 failure, 0 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर, ऐसे कर सकते हैं ना। क्या लिखूँ मैं? सो इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कितने ट्रायल्स लोगे। पहले तो क्वेश्चन ये आया था कि हाउ मेनी ट्रायल्स यू विल कंसीडर, सीक्वेंस है ना। सो 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, ठीक है। 0 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, मतलब कोई सक्सेस नहीं आया, सारे फेलियर हैं। ओके, एंड माइनस 1 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर। किसी के पास कोई दूसरा मेथड हो बताना तुमने अगर किया हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले डाउट में आया था, तो हमने एक बार ट्राई किए थे तो पहले प्रॉब्लम हुआ था, फिर नेक्स्ट डे मैंने कराया था। तो 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर, ओके। सो एग्जैक्टली 3 सक्सेस होना चाहिए 4 फेलियर पहले। तो मैंने क्या कहा कि 1 में से माइनस कर दिया, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, ओके। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा बताओ। तो हाउ टू राइट 1 माइनस, so what is probability of this? Q raised to 4. 2/3 raised to हाँ, 4. q raised to 4 because you are getting all 4 failures. So q raised to 4 मतलब हमारा जो q है, ओके चलो, माइनस 1 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, मतलब सर इसमें 4C1. 5 ट्रायल है, ये मतलब हुआ ना। यस सर, 5C1 एक लेंगे ना। सक्सेस है और 4 फेलियर है। देखो मतलब सक्सेस कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन लास्ट वाला फेलियर होगा, ये है ना। नहीं, एक सक्सेस एंड 4 फेलियर। सर फिर 4C1 P into Q raised to 3 into Q करेंगे ना। 4C1, ओके। एक सक्सेस है तो P होगा, और फेलियर है 3, ये कहना चाह रहे हो तुम, और इनटू में फिर एक लास्ट वाला Into q to the Q power Q. होगा। 4 सर, डायरेक्ट। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो हुआ क्या, बिफोर 1 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, तो चौथा फेलियर जो आएगा उससे पहले एक सक्सेस तो आना ही है, तो लास्ट वाला फेलियर रहेगा, तो वो क्यू हो गया। और उससे पहले पहले 4 ट्रायल में कहीं भी सक्सेस आ सकता है, फाइन। माइनस सर नहीं समझे सर, एक बार दोबारा समझा दीजिए ना ये वाला। एक सक्सेस 4 फेलियर से पहले, ठीक है। तो मतलब हो सकता है पहला सक्सेस आ गया तो अगला चारों फेलियर हो सकता है पहला फेलियर, दूसरा सक्सेस, फिर अगला 3 फेलियर, हो सकता है पहला फेलियर, दूसरा फेलियर, तीसरा सक्सेस, फिर चौथा फेलियर, पांचवा फेलियर। एक है कि फोर्थ टाइम में तुम्हारा सक्सेस आएगा, मतलब फेलियर 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 फिर सक्सेस, रिकॉर्डिंग सॉरी। तीसरा हमारा हमारा मतलब पहले फर्स्ट टाइम सक्सेस है, फिर नेक्स्ट ट्रायल में दूसरी बार हम ले रहा हूँ, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। पांचवी बार सक्सेस नहीं आएगा, क्योंकि इसने कहा कि एक सक्सेस चौथे फेलियर से पहले एक सक्सेस तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। तो लास्ट वाला तो फेलियर होगा, जब चौथा फेलियर आ रहा है उससे पहले एक फेलियर हो जाना चाहिए, या तो तुम्हारा पहली बार में फेलियर आ गया, या दूसरी बार, या तीसरी बार, या चौथी बार। पांचवें ट्रायल में फेलियर नहीं आएगा, सॉरी पांचवें ट्रायल में सक्सेस नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही 4 फेलियर हो गया, तो तुम्हें तो एक सक्सेस चाहिए था उससे पहले, तो ये चीज है। ओके, नाउ 2 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर।
2 सक्सेस ना, सो लाइक 2 सक्सेस और 3, मतलब ऐसा ले लो 5, टोटल 6 ट्रायल हो गए। ओके, तो लास्ट वाला तो तुम्हारा फेलियर ही है, क्योंकि जब 4 फेलियर पूरा होगा तो वो ठीक है, उससे पहले 2 सक्सेस होना चाहिए। तो अब बाकी कितने ट्रायल बचे? टोटल 6 ट्रायल है, लास्ट वाला फेलियर होगा 5। हाँ 5 बचे, उस 5 में 2 बार सक्सेस है और 3 बार फेलियर है, तो 5C2 2 बार सक्सेस है, 3 बार फेलियर है। इनडायरेक्टली अगर तुम देखोगे तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? नेगेटिव बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, यस। ओके, करके देखते हैं आंसर मैच हो रहा है क्या। 1 माइनस क्यू था 3/4 की पावर 4 माइनस 4C1 4 होगा, P है 1/4, 4 ही है ना, सही लिख रहा हूँ, अरे यार एक मिनट गलत लिख रहा हूँ, P 1/3 है और Q 2/3 है, तो सॉरी ये 2/3 है और ये हमारा 1/3 है, P 2/3 की पावर टोटल 4 हो जाएगी। 5C2 5 को 20 2 10 10 आएगा, 1/3 का स्क्वायर और 2/3 की पावर टोटल 4 हो जाएगी। चलो करके देखते हैं। सो 1 माइनस 16/81 और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 16 64/3 इंटू 81 आएगा, माइनस 10 और यह आ जाएगा 16, नीचे आएगा 3 की पावर 4 इंटू, यार यहाँ पे आ गया 9 इंटू 81 और 10 इंटू 16 यहाँ पे। करो एलसीएम लेके देखो क्या आता है। कोई 9 इंटू 81 एलसीएम ले लो, 729 कौन सा न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर। ओके हाँ डिनो ठीक है, यहाँ पे यहाँ मेन है 9 इंटू 81 माइनस 16 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 64 माइनस 10 इंटू 16, ये सिंप्लीफाई करो। टू 233/729। सही मैच कर रहा है आंसर।